वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे संस्कृति आईएएस का पीसीएस का टेस्ट जो था उसको टेस्ट नंबर 5 देखेंगे। 4 ऑलरेडी अपलोड हो गया है, उसको आप देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में सब रखा हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। इसके अलावा जो है करंट अफेयर्स की वीडियो भी कल परसों में आ जाएगी, और उसके बाद में आईएएस का टेस्ट सीरीज भी है आपके पास, और जो फैक्ट डिवीजन है जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछेगा वहाँ से 60-70% क्वेश्चन वहीं से पूछ देगा जो मैंने फैक्ट वाला बताया है, तो आप वहाँ से उसको फैक्ट वाला चीज़ें पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन इसका। तो पहला क्वेश्चन क्या रहा है इसका, इंग्लिश वाला यहाँ देख लें और हिंदी वाली इधर। तो पहला एक डायनोमो जो होता है, डायनेमो द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है। तो डायनेमो जो होता है उसका क्या कार्य होता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली चीज़ को डायनेमो कहते हैं। ठीक है, 7वां है, बस में यात्रा करने वाले एक व्यक्ति बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर झुक जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निम्नलिखित में से किस नियम के कारण होता है। तो न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, या संवेग संरक्षण का नियम। तो किस नियम के कारण होता है ये। तो न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार होता है। ठीक है, तो न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है, या रुकी हुई है, या उसमें रेस्ट अवस्था में है, तो वो हमेशा रिमेन रेस्ट होना चाहिए। मतलब कि हमेशा वो जो है उसी अवस्था में होनी चाहिए जिस अवस्था में वो है, जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल कार्य ना करे। ठीक है, तो न्यूटन कहते हैं कि कोई अगर वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट अवस्था में है या रुका हुई अवस्था में, तो रुका हुआ ही रहना चाहेगा जबकि उस पर कोई बाह्य बल न लग जाए। या कोई वस्तु जो तेज़ी से चल रहा है तो चलता ही जाना चाहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे। इसी तरह से होता है जब बस में आदमी बैठा होता है, तो उसमें क्या होता है कि कुर्सी बैठा है तो बस स्पीड से चल रही होती है, तो वस्तु चाहती है कि हम चलते ही रहें, ऐसे इसी मोमेंट पे चलते रहें। जैसे वो ब्रेक लगाता है तो मोमेंट उसका जो है स्पीड कम होती है, स्पीड जब कम होती है तो ब्रेक लगता है तो आगे की तरफ आदमी झुक जाता है, तो उसी कारण होता है। तो न्यूटन का प्रथम नियम है, इसको याद रखिएगा। ये आंसर सही है इसका, दूसरे का ए सही है, ए वाला। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, विधि है और उपयोग है। तो अपकेंद्रण है, वाष्पीकरण है, ऊर्ध्वपातन है, क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन है, फिर से इवापोरेशन है, सब्लिमेशन है, और क्रोमेटोग्राफी है। तो किसका यूज कहाँ होता है। तो चीनी और पानी को पृथक करने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो चीनी और पानी का यूज करने के लिए किसका हम यूज करते हैं। तो वाशिंग आपके अंदर जैसे चीनी और अब नहीं सॉरी पहले आपके अंदर देखिए, आपके अंदर से क्या होता है, जो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है तो उसको हम वॉशिंग मशीन में यूज करते हैं। 4 हो गया इसका। ठीक है, वाष्पीकरण का यूज हम कहाँ करते हैं भाई। तो वाष्पीकरण का यूज हम चीनी और पानी को पृथक करने के लिए हम वाष्पीकरण का यूज कर सकते हैं। अगर चीनी पानी में घुल गई है तो वाष्पीकरण के द्वारा जो पानी है ऊपर इवेपोरेट हो जाता है या ऊपर उड़ जाता है। बचता क्या उसमें, तो बचेगा चीनी लास्ट में, या नमक बचेगा। अगर नमक और चीनी का घोल है, नमक और पानी का घोल है तो नमक बचेगा, चीनी और नमक का घोल है तो चीनी बचेगी। तो एक हो गया यहाँ पे। ऊर्ध्वपातन, तो नमक और अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण का पृथक्करण। तो जो नमक और अमोनिया के क्लोराइड का जब पृथक्करण हम करते हैं तो उसमें ऊर्ध्वपातन करते हैं, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड जो है ऊर्ध्वपातन के माध्यम से उड़ जाता है, लास्ट में नमक बच जाता है। ठीक है, तो 2 हो जाएगा इसका। और क्रोमेटोग्राफी में रक्त से विषैले पदार्थ का पृथक्करण जब करते हैं तो क्रोमेटोग्राफी करते हैं उसको। ठीक है, 3 हो गया। तो 4, 1, 2, 3 इसका सही है। इसका डी वाला जो उत्तर है वही सही है। ठीक है, अगला है, यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग को आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हाफ mv स्क्वायर होती है गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा बराबर होती है हाफ mv स्क्वायर। तो कह रहा है कि उसके वेग को आधा कर दिया जाए, वेग का आधा कर दें तो वेग को आधा कर देते हैं तो हाफ एम वी के यहाँ रख देते हैं, आधा कर देना तो 1/2 रख देते हैं, का स्क्वायर कर देते हैं तो हो जाएगा ये हम कर देते हैं वी, तो हो जाएगा 1/4 वी स्क्वायर। तो 1/4 हो गया, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर, अब इसका 1/4 हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो पहला वाला जो है यही हो जाएगा सही, इसका 1/4 हो जाएगी। अगला है नेफोस्कोप। नेफोस्कोप का प्रयोग जो है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करने के लिए किया जाता है। नेफोस्कोप का जो प्रयोग होता है किस कारण होता है। तो स्पेक्ट्रम का विश्लेषण नहीं, बादलों की दिशा एवं उसकी गति का निर्धारण करने के लिए। तो बी वाला ठीक है इसका। तो नेफोस्कोप का यूज जो बादलों की दिशा एवं उसकी गति का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। तीसरा दिया, आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल का मापन नहीं, रेखीय गति से आकृतियों की रेखा गणितीय आकृतियों की पहचान करना। तो ये भी नहीं सही है। 6वां, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि के लक्षण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का लक्षण है। तीव्रता है, गुणवत्ता है, आवृत्ति है, घनत्व है। तो ध्वनि का लक्षण कौन सा है इसमें। तीव्रता होती है, आवृत्ति भी होती है, घनत्व होता है। तो क्या ध्वनि में तीव्रता होती है, बताइए। आंसर बहुत आसान है इसका, बताइए।
तो इंटेंसिटी और दिया है क्वालिटी। नीचे दिए गए कूट के साथ सही आंसर बताना है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से ध्वनि के लक्षण में है कि उसकी जो है क्वालिटी होती है और इंटेंसिटी होती है, ठीक। एक और दो इसमें सही है, आवृत्ति नहीं होती, घनत्व नहीं होता इसमें, एक आंसर सही है इसका। तो ध्वनि के तीन लक्षण होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो एक तो इंटेंसिटी होती है, तीव्रता एक होती है, गुणता एक होती है, पिच। पिच होती है PITCH, पिच। ये तीन गुण होते हैं इसके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तीव्रता है, गुणवत्ता और पिच जो है, तो तीन गुण होते हैं इसके। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि अभिकथन कह रहा है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। तो अभिकथन कह रहा है कि परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ आदर्श चालक की भांति व्यवहार करता है। नहीं, आदर्श कुचालक की भांति, आदर्श कुचालक की भांति व्यवहार करता है, पहला गलत हो गया। कारण दिया है कि ताप के बढ़ने पर विद्युत चालकता में भी कमी आती है। तो ताप के बढ़ने पर विद्युत कंडक्टिविटी जो होती है वो कम होती है, ये बात सही है। तो ए डी आंसर सही, ए गलत है, दूसरा वाला सत्य है। अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का कि सरल आवर्त गति करने वाले कोई कण जब अपनी गति के अंत बिंदु से गुजरता है तब क्या होता है उसके साथ? तो सरल आवर्त गति करने वाला कोई कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, उस पर त्वरण न्यूनतम होता है। नहीं, ये भी नहीं, उसकी गति ऊर्जा शून्य हो जाती है। तो सी है उसका, उसकी गति ऊर्जा शून्य हो जाती है जब सरल आवर्त गति करने वाला जब अपनी गति के अंत बिंदु पर पहुंचता है, मतलब एक तरह है। और ये पेंडुलम है, ये मान लीजिए, तो जब यहाँ तक पहुंचता है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे थोड़ा देर तक रुक जाता है यहाँ पे, तो उसका जो है इस बिंदु पर, अंत के बिंदु पर यहाँ पे जो है उसकी गति ऊर्जा जो है शून्य हो जाती है। फिर जब ये नीचे जाता है तब इसकी गति जो बढ़ती है, सब सर्वाधिक यहाँ पे बढ़ती रहती है, से बढ़ती जाती है, फिर यहाँ शून्य हो जाती है, फिर ऐसे जाती है तो फिर बढ़ती है, फिर यहाँ शून्य हो जाती है। तो ये मामला पूछ रहा है वो, तो सी आंसर से गति ऊर्जा शून्य हो जाती है वहाँ पे। 9वां, यदि दो पिंडों के मध्य की दूरी को बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए, तो दो पिंडों के बीच की दूरी अगर बढ़ा के दोगुना कर देते हैं तो उसके गुरुत्वाकर्षण क्या प्रभाव पड़ेगा? तो G = होता है m1m2/r² होता है, ठीक है। और आगे के कांस्टेंट है, उसके बारे में छोड़ दीजिए, तो कुछ है ही नहीं, मान लीजिए, ठीक है। तो अब वो कह रहा है दोनों इसके मुद्दे के जो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब इसकी दूरी जो है, डिस्टेंस r जो है इसमें डिस्टेंस है, m1 क्या है, पिंड 1 का मास है, m2 जो है पिंड 2 का मास है, दो पिंडों के बीच पूछ रहा है। तो अब r जो है दोगुना कर दिया है, तो G = हो जाएगा m1m2/4r² हो जाएगा, ठीक है। दोगुना करने का मतलब, जब दोगुना करने का मतलब दो रखेंगे तो स्क्वायर भी है तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 गुना कम हो जाएगी, तो चौथाई हो जाएगी। तो इसका भी ये आंसर सही होगा 9वें का, कि चौथाई हो जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा, ये आंसर सही है इसका। अगला है कि यदि जल को 0 से 4 डिग्री तक गर्म किया जाए तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 0 डिग्री से अगर 4 डिग्री तक आप कर रहे हैं तो घनत्व उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो घनत्व 4 डिग्री पर सर्वाधिक घनत्व होता है किसी भी जल का, 0 से 4 डिग्री पर सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री पे होता है किसी भी जल का, ठीक है। तो वृद्धि होगी इसमें, 0 से अगर 4 तक आप लाते हैं तो इससे घनत्व में वृद्धि होगी, कमी नहीं आएगी, याद रखिएगा, ये आंसर सही है इसका। 11वां है कि प्रकाश की चाल के आधार पर निम्न को अवरोही क्रम में लिखना है, या आपको डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो घटते क्रम में सबसे अधिक किसमें आएगा? तो याद रखिए प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होगी? जल में होगी, कांच में होगी, हीरा में होगी, तारपीन के तेल में होगी। तो सबसे अधिक जो इसकी जो होगी, सबसे अधिक जल में होगी इसकी, क्योंकि जल का घनत्व तो जो है बाकी तीनों की अपेक्षा में कम है, तो एक में सर्वाधिक होगी। फिर उसका तारपीन के तेल में होगी, फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका हीरा में, फिर आ जाएगा कांच में। तो 1 4 3 2 हो गया इसका, 1 4 3 2, 1 4 3 2, 1 4 3 2, 1 4 3 2 नहीं हो गया, ये हीरा में सबसे, हीरा घनत्व तो कांच से अधिक होता है, ठीक है, 2 हो गया, 1 4 2 3 होगा, ठीक है। ये आंसर सही है, घनत्व के आधार पर इसको लगाना है। सर्वाधिक कम घनत्व जल का है, उसके बाद जो है तारपीन के तेल का है, फिर उसके बाद आता है कांच का, फिर आता है लास्ट में हीरा का। हीरा लास्ट में होगा 3, ठीक है। तो ए वाला आंसर सही है इसमें, हीरा लास्ट में 3 होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस कारण से प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है? तो भोजन जल्दी पकने का प्रेशर कुकर में कारण है कि निरंतर भाप का निर्गमन नहीं, उच्च दाब से जल के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। तो उच्च जब दाब उसमें बन जाता है, जब प्रेशर हम ढक्कन लगाते हैं, जब उसमें कुकर में जब ढक्कन लगा देते हैं, जब सीटी लगने होती है, तो उसमें क्या, उसके अंदर क्या प्रोसेस होता है, तो उसके अंदर उच्च दाब हो जाता है। जब दाब उच्च होता है तो क्या होता है कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो पानी का वो बढ़ जाता है। अब पानी जो है, जो वाटर जो है, अगर 100 डिग्री पे अगर वो उबलने लगता, वो अब 150 डिग्री पे उबलेगा, 150 डिग्री जब तक गर्म होता तब ये उबलेगा, समझ रहे हैं बात को? तो तब क्या होगा, तो कैसे पकता, कैसे? तो आलू मान लीजिए रखे हैं इसमें, ठीक है, आलू इसमें रखे हैं और उसमें पानी रख, कुकर में पानी भरा हुआ है, तो अब कुकर बंद कर दिया आपने, ठीक है, कुकर बंद कर दिया है, अब सीटी यहाँ पे लगी हुई है। अब समझिए इस बात को कि जब इसे नीचे से चूल्हे से गर्म करते हैं तो पानी हीट होता है, ठीक है, पानी हीट होगा, आलू होगा, आलू के अंदर भी पानी होगा, वो भी हीट होगा, समझ रहे बात को? तो क्या होता है कि अब हीटिंग इसका 150 होता है, 150 हो गया हीटिंग इसका,
प्रेशर की वजह से पहले 100 पे ही पानी उबल जाता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, मगर प्रेशर कुकर की वजह से अब 150 पे उबलेगा। 150 पे जब उबलेगा तो जितनी हीट होगी वो अधिकतम हीट ये इसको जाएगी, आलू को। आलू ज़्यादा गर्म होगा क्योंकि ये 150 डिग्री पे जाएगा तब ये गर्म होगा, आलू से पहले ही गर्म होकर पक जाएगा। तो इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि उच्च दाब से जल के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। बी आंसर सही है इसका। ठीक है, अगला है 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें अवतल दर्पण का यूज होता है? तो अवतल दर्पण इस तरह से बनता है, अवतल दर्पण। तो किसमें यूज होता है अवतल दर्पण? तो अवतल दर्पण सोलर कुकर में यूज होता है, ठीक है। दूरदृष्टि निवारण के लिए यूज होता है, ये भी ठीक है। नाक के डॉक्टर द्वारा, तो नाक के डॉक्टर द्वारा भी यूज होता है, ठीक है। वाहनों के पथ दृश्य के लिए तो इसके लिए उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस। वाहनों के पथ दृश्य के लिए उत्तल लेंस का यूज होता है। एक मिनट, ये जो दूरदृष्टि के लिए अवतल लेंस का यूज होता है, अवतल। ठीक है, ये गलत हो गया। सोलर कुकर होता है, नाक के डॉक्टर इसका यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एक स्ट्रीट लैंप में भी इसका यूज होता है, ठीक है। 1, 3, 5 इसका होगा, इसका बी आंसर सही होगा। 1, 3, 5 में इसका यूज होता है, बाकी उत्तर लेंस का यूज होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा की बूंदों की आकृति गोलाकार हो जाती है? पृष्ठ तनाव के कारण होती है, सरफेस टेंशन के कारण होता है, ठीक है। बी आंसर सही है, सरफेस टेंशन। समझ रहे हैं बात को? तो 15वें का कौन सा आंसर सही होगा आपका? बी आंसर सही होगा, सरफेस टेंशन। निकट दृष्टि दोष के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो निकट दृष्टि में निकट की वस्तुएं सही दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं सही दिखाई देती हैं, तो इसको हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, हम आयोपिया कहते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाती है, पूछ रहा है। ठीक है, बढ़ जाती है, नहीं घट जाती है, ठीक है। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का यूज होता है। हाँ, इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का यूज होता है। तो केवल दूसरा वाला सही है, बी वाला, पहला गलत है। इसमें जो है नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो होती है घट जाती है, बढ़ती नहीं है। 15वें का बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग टीवी रिमोट में यूज होता है? तो टीवी रिमोट में यूज होता है आपका लघु तरंगों का नहीं, एक्सरे का भी नहीं, पैराबैंगनी का नहीं, अवरक्त किरण का, इंफ्रारेड का होता है यूज, ठीक है। डी आंसर सही है, इंफ्रारेड का यूज होता है रिमोट में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिवर्तन? तो भौतिक परिवर्तन ऐसा होता है जिसको दोबारा से भी हम वापस ला सकते हैं। तो लोहे पर जंग लगना, कागज का जलना, कोयले का जलना, जल में शक्कर का घुलना। तो देखिए, लोहे में जंग लग जाएगा तो नुकसान हो जाएगा, जितना लगेगा जंग उतना नुकसान करके उसका हल्का कर देगा उसको, लोहे को। तो ये सही नहीं है। कागज का जलना, तो एक बार कागज जल गया तो दोबारा आप कागज नहीं बना सकते, ये भी खत्म। कोयले का जलना, तो कोयला एक बार जल गया दोबारा से वो आप कोयला दोबारा नहीं बना सकते, कोयले को जला के। जल में शक्कर का घुलना, तो जल में शक्कर अगर घुल जाता है तो आप जो है उसको गर्म करके पानी को इवापोरेट करके शक्कर को पुनः वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो डी आंसर सही 17वें का, यही जो है भौतिक परिवर्तन है। 17वें का डी आंसर सही होगा, ठीक है। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ रहा है, यदि किसी वस्तु के वेग का जो परिमाण है समय के साथ बढ़ रहा है, तो वस्तु का त्वरण निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रभावित हो रहा है? तो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, पहले ऋणात्मक फिर धनात्मक। तो किसी जो वेग किसी भी वस्तु का अगर बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ उसका त्वरण भी बदलता रहता है, ठीक है, धनात्मक रूप से बदलता रहता है, तो त्वरण बढ़ता रहता है उसका, ये आंसर सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटित होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण हीरे का चमकना, पानी में हवा के बुलबुले का चमकना, रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, रेगिस्तान में मरीचिका का दिखना। तो प्रकाश के अपवर्तन, तो रिफ्लेक्शन के कारण क्या दिक्कत होती है? कौन सा आता है इसमें? रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन है, प्रकाश का अपवर्तन। इसमें रात्रि के समय जो तारा टिमटिमाते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। स्कैटरिंग होती है उसमें, तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, क्योंकि जो रास्ते में सूर्य सनलाइट के आने वाले रास्ते में क्या होता है, या जो तारों की लाइट है अगर वो आती है हमारे यहाँ, तो जो वायुमंडल में मौजूद जो कण होते हैं वो उसको स्कैटर कर देते हैं, इधर उधर अपवर्तित करते रहते हैं, परावर्तित करते हैं, काटते पीटते इधर उधर चेंज करते रहते हैं इसकी दिशा को, तो अपवर्तन कहते हैं उसको, ठीक है। तो यही सी है, यही घटित होता है, रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना जो है इसी के अंतर्गत आता है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कथन कारण वाला क्वेश्चन है, बता रहे क्या सही है इसमें। तो 20 है, तो कथन कह रहा है किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, ठीक है, पहला गलत हो गया। आवृत्ति उसकी चेंज नहीं होती कभी भी, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति अपरिवर्तित होती है, तो दूसरा वाला सही है, पहला गलत है। तो अगर अपरिवर्तित होती है इसका मतलब है कि उस पर डिपेंड नहीं करती है,
डिपेंड जिस पे आदमी करता है, तो जैसे जैसे उसकी परिस्थितियां बदलती हैं, जो डिपेंड वाला आदमी होता है वो भी बदलने लगता है। तो अगर साउंड की जो गति है अगर आवृत्ति पे बदल डिपेंड होती, निर्भर करती, तो जैसे आवृत्ति बदलती तो ये भी बदलने लगता। तो अगर आवृत्ति अगर नहीं बदल रही है, इसका मतलब है कि उस पर ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती। तो इसलिए केवल एक आर सही है, ए वाला गलत है इसमें, तो केवल ए गलत है और आर सही है इसमें, डी वाला आंसर इसका सही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला है अनुदैर्ध्य तरंगों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना था। लॉन्गिट्यूडिनल जो वेव होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे, उसको क्या वो क्या होता है, उसके बारे में बताना है क्या होता है ये। तो जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती हैं, तो उसमें लिखा है पहला कि इसके कणों का विस्थापन तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होता है। तो लंबवत नहीं होता है, अनुप्रस्थ में लंबवत होता है। जैसे ये कण है, मान लीजिए ये सारे कण हैं, ठीक है, और इसी से ध्वनि की एक जो है तरंग चल रही है, अनुदैर्ध्य तरंग इसमें जा रही है उसके, ये कण है उसके। तो ये लोग क्या करेंगे, जो कण की जो दिशा होगी कंपन की, वो इसी दिशा में होगी, जिधर ध्वनि चल रही है उसकी, जो जिधर ये वेव चल रही है उसी की दिशा में कंपन होगा, ठीक है। तो और अनुदैर्ध्य में क्या होता है, तो अनुदैर्ध्य में मान लीजिए कण है, तो ध्वनि अगर इधर से इधर चल रही है तो कण की जो दिशा होगी उनके कंपन की ऊपर नीचे होगी ऐसे। तो ये गैसों में होता है अक्सर ये, तो ऊपर नीचे होती है। तो इसमें क्या होता है, तो ये जो लिखा है इसमें कणों के विस्थापन तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होता है। लंबवत नहीं होता, उसके उसके उसी की दिशा में होता है, इसलिए पहला वाला गलत हो गया इसमें। दूसरा, ये ठोस, द्रव और गैस माध्यम में प्रभावित होती हैं। तो जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं वो तीनों माध्यम में चल सकती हैं। दूसरा वाला सही है, बी। कैसे तीनों माध्यम में चल सकती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, तो देखिए मान लीजिए कि ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, इसमें मान लीजिए गैस भरा है, गैस है, गैस भरी है, ठीक है, एकदम फ्री गैस तो फ्री होगी ना, कहीं इसी से चिपकी नहीं होगी। तो फिर मान लीजिए कि इसमें कोई तरंग आती है अनुदैर्ध्य तरंग, या जिसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, इसको टकराती है, तो ये क्या करेगी, अब इससे जो कण का कंपन होगा इसी की दिशा में होगा, जिधर वेव चल रही है उसी की दिशा में होगा, ठीक है। तो इनको पकड़ेगी, फिर ये जो इसको पकड़ेगा, ये इसको पकड़ेगा, ये इसको ऊर्जा देगा, कंपन करेगा, फिर ऐसे होगा। देखिए इसमें चलने लगी, पूरे माध्यम में चल रही है, क्योंकि गैस में भी चलने लगी है। क्यों गैस में इसलिए चल रही है कि जब कंपन हो रहा है तो किसी न किसी से टकरा जा रही है वो, ठीक है, किसी न किसी को पकड़ ले रही है अपनी। ये पहली वाली जो कण है ऊर्जा अपनी इसको दे सकता है, फिर ये इसको दे सकता है, ये इसको दे सकता है। इस सारी माध्यम में जो ध्वनि की चाल है वो चल सकती है। ध्वनि वो गैस में जो कोई भी अनुदैर्ध्य तरंग है वो चल सकती है, मगर बात सुनिए अभी, अगर अनुप्रस्थ तरंग होती तो कैसे चलती। तो अनुप्रस्थ तरंग में बताए थे आपको कि जो कण का कंपन है ऐसे मान ली चली, ठीक है, तो पहले कण पे टकराई एक जो अनुप्रस्थ तरंग है, तो इसका कंपन लंबवत होता है, लंबवत होगा। फिर ये चल रही दिशा इस साइड में, मगर लंबवत हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये ऊर्जा ऊपर नीचे वाले को ट्रांसफर करेगा, अगल इस सामने वाले को नहीं करेगा। तो क्या होगा इससे कि ये जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं वो जब वायु से गुजरेंगी तो वो आवाज़ नहीं करेंगी, उनकी मतलब कि ये आगे नहीं बढ़ पाएंगी इसमें। इसी वजह से जो कह रहा है कि जो अनुदैर्ध्य तरंग होगी, ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती है। चलने का मतलब ये है कि अगले वाले को अपना ऊर्जा देती रहती है, तो इसलिए उसमें चलती रहती है। मगर इसमें जो है जो कण का जो कंपन होता है लंबवत होने लगता है, इस वजह से ये आगे भी नहीं बढ़ सकती इसमें। तो इसीलिए कुछ गैस जो वेव होती हैं, तरंग होती हैं, वो गैसों में नहीं चलती हैं, ठीक है। दूसरा सही इसमें बी वाला उत्तर सही है, बाकी सब गलत है पहला वाला। अगला है चश्मों के लेंस निर्मित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कांच का प्रयोग होता है। तो पायरेक्स कांच का, फ्लिंट कांच का, क्रूक्स कांच का, या सोडा कांच का। तो किस कांच का यूज होता है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो क्रूक्स कांच का यूज होता है, सी आंसर है, क्रूक्स कांच का चश्मा बनाने में यूज होता है, ठीक है। अगला है नीचे दिए कथन कारण वाला क्वेश्चन बताना है। तो कथन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर गुरुत्व तरंगों में के मान में वृद्धि होती है। तो पहला एक कह रहा है कि क्या सही है इसमें, तो पृथ्वी की सतह के नीचे जाने पे या ऊपर जाने पे जो है गुरुत्व तरंगों के मान में वृद्धि नहीं होती, पहला गलत हो गया। गहराई में जाने पर पृथ्वी के द्रव्यमान में आभासी कमी आती है। तो पृथ्वी के द्रव्यमान में कमी तो उसकी ग्रेविटी में भी कमी आएगी, याद रखिएगा। इसीलिए दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। तो डी आंसर सही है, एक गलत है, दूसरा सत्य है। पृथ्वी की सतह पे के नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण कम होता है, सतह के ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण कम होता है, ठीक है। सतह पे ध्रुवों पे सबसे अधिक ग्रेविटी लगती है, ठीक है, और इक्वेटर पर जो है कम ग्रेविटी लगती है, ये भी याद रखिएगा। तो डी आंसर सही है इसका। अगला है अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। अगर अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुननी है आपको, मतलब जब आवाज़ आपकी गूंजती है तो उसकी प्रतिध्वनि कहते हैं, लौट जाते हैं, तो अस्पष्ट सुनने के लिए कितनी लगभग दूरी होनी चाहिए आप जो आवाज़ और अवरोधक में। तो जैसे मान लीजिए कभी पहाड़ी इलाके में जाइएगा कि सुरंग में अगर घुसते हैं आप, जब ट्रेन चलती है तो अब जब उसकी सीटी लगाती है तो सीटी को गूंजने लगती है, तो गूंजेगी कब, मिनिमम उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। ये सीटी मान लीजिए यहाँ से निकल रही ट्रेन का, फिर ये दीवार की जो है जहाँ से रिफ्लेक्ट होगा इसकी दूरी कितनी, डिस्टेंस ये बीच की कितनी होनी चाहिए,
यही पूछ रहा है वो। तो 15 मीटर, 17 मीटर, 19 मीटर, 21 मीटर, तो 17 मीटर होनी चाहिए। बी आंसर सही है, 17 मीटर होनी चाहिए, तभी अच्छे से यूको बनेगी। ठीक है। अगला है इसमें कि पुलिस द्वारा चलते वाहनों की गति की जांच के लिए निम्नलिखित में से की जाने वाले प्रयोग में स्ट्रिप ट्रैक गन निम्नलिखित में किस सिद्धांत पे काम करती है? तो स्पीड ट्रैक गन जो है किस पे काम करते हैं? ड्रापलर पे, कुलम्ब पे, रमन पे, प्रेरण के नियम पे। तो किस पे काम करती है भाई? तो डॉपलर इफेक्ट पे काम करती है। ये आंसर है डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट क्या है? तो क्या होता है कि जैसे रिलेटिव मोशन में हम देखते हैं कि जैसे कोई वस्तु अगर दूर जाती है तो उसकी जो आवाज़ की गति है वो आपको धीरे धीरे कम होती, आवृत्ति उसकी कम होती चली जाती है। जैसे कोई वस्तु पास आती है उससे पता चलता है कि उसकी आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है। तो डॉपलर प्रभाव में यही होता है। समझ रहे कि व्हेन द देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स of sound and the listener, the frequency of the sound appears to change the listener. When the source of sound moves toward the listener, the frequency appears to increase and frequency appears to decrease as a listener moving away. तो दूर जाने वाली वस्तुओं की फ्रीक्वेंसी वो कम होती जाती है और पास आती हुई जो वस्तु है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी जो आवाज़ है बढ़ती हुई प्रतीत होती है। याद रखिएगा। तो डॉपलर इफेक्ट का यूज होता है कि इन रडार एंड सोनार सिस्टम में, ठीक है, इन स्पीड गन एंड स्पीड कैमरा में इसका होता है, इन अल्ट्रासोनोग्राफी एंड कार्डियोग्राम में इसका यूज होता है। याद रखिएगा। तो इसे डॉपलर प्रभाव का, तो ये आंसर सही है इसका। 26 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो अल्टरनेटिव करंट के बारे में, जो हमारे जो विद्युत उत्पादन होता है कोयले से या फिर जल विद्युत से, वो अल्टरनेटिव करंट होता है, तो उसी के बारे में पूछ रहा था। इसमें धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। तो इसमें धारा जो है एक ही दिशा में प्रवाहित तो नहीं, धारा इस तरह चलती है। ठीक है, इस तरह चलती है, तो एक ही दिशा में प्रवाहित होती, गलत है। दूसरा है कि ऊर्जा का क्षय कम का होने के कारण इसे लंबी दूरी तक प्रवाहित किया जा सकता है। तो दूसरा वाला सही है, ऊर्जा का क्षय इसमें कम होता है। इसलिए देखें आपके गांव से शहरों में देखेंगे बड़ी बड़ी लाइनें बिछी होती हैं लाइट की, ठीक है, जो तार द्वारा तो लंबी दूरी प्रभावित किया जा सकता है, ऊर्जा क्षय कम होता है इसमें, इसीलिए। तो बी वाला सत्य है इसमें। प्रत्यावर्ती धारा में ऊर्जा का जो है हास कम होता है, इसी वजह से इसको लंबी दूरी तक इसको ट्रांसमिट किया जा सकता है। एक दिशा में नहीं चलता है, इसमें धारा जो है एक ही दिशा में प्रभावित नहीं होती, दोनों दिशा में प्रभावित होती है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं तो इसके मध्य किसी बिंदु रूप वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी ये बताना है आपको। तो जो समतल दर्पण जो एक दूसरे के उसमें बने रहते हैं, तो 60 डिग्री पर रखना है अगर, तो कह रहा है कि कितने जो है वो बनेंगे, इमेज कितना बनेगी वस्तु की। जैसे दो समतल दर्पण है, इसे दो समतल दर्पण इस तरह से एक रखा है, इस तरह से है, नीचे रखा हुआ है, आए किसी पे 60 डिग्री के एंगल बना के रख दे, 60 डिग्री का एंगल इस तरह से मान लीजिए बन के रख जाए, तो इनके बीच कोई वस्तु रखी तो कितना इसमें इसका जो बनेगा, कितने इसके क्या कहते हैं उसको, इमेज बनेगी अंदर, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए फार्मूला आता है n = 360 डिग्री अपन थीटा -1 होता है। ठीक है, तो n = हो जाएगा 60, कितने डिसमिल 60 पे रखा है, तो 360 बटे में 60, 6 के 36 हो जाएगा, तो 6 बार हो गया। ठीक है, -1, ठीक है, कितना बना, n = 5 हो गया, तो 5 प्रतिबिंब बनेंगे। ए वाला इसका आंसर सही है। तो ये मतलब प्रतिबिंबों की संख्या अगर कोण दिया हुआ तो निकालना हो तो n = 360 डिग्री अपन थीटा -1 हो जाएगा। कितने एंगल पे उसको रखा गया शीशे को, उस हिसाब से बनेगा। समझ रहे हैं बात को। अगर 0 डिग्री पे रखे हैं, दोनों को पैरेलल रख दें तो इन्फिनिटी बन जाएगा, बहुत ज़्यादा इमेज बन जाएगी इसमें। अगला है परावर्तन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना था। परावर्तन क्या होता है? तो पहले इसमें है कि आपतन कोण एवं परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो बात सही है, आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे इस तरह से एक मान लीजिए कि विलंब है, तो यहाँ से कोई आया आर से, फिर इतने इसी पे चला जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर आर से ही चला जाएगा, तो जो आपतन कोण है वो रिफ्लेक्शन कोण के बराबर होता है। ये बात सही है। आपतित किरण परावर्तित किरण एक अभिलंब और एक ही तल में पर होते हैं। तो आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण एवं अभिलंब एक ही तल पे होते हैं। तो ये अभिलंब देखिए एक ही तल पे हैं, इस वाले तल पे हैं, तो यही कह रहा है। तो दोनों ही कथन सही है, इसमें सी वाला उत्तर सही है इसका। ठीक है, घर्षण बल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। घर्षण बल के पहला, दो सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण बल उसके संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करते हैं। तो घर्षण बल जो है दो वस्तुओं के बीच लग रहा है, तो कितना उसका संपर्क है उस पर निर्भर करता है, ये कह रहा है। दूसरा है कि सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में परिवर्तित करने के लिए बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो सही है। तो दो सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण बल उसके संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है।
ठीक है, दो सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण बल उसके संपर्क क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है। उसके जो किस तरह का जो है उसका प्रॉपर्टी है, ठीक है, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सरफेस। तो नेचर कैसा है इसका, सरफेस का नेचर कैसा है, रफ है या प्ले एकदम 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 समतल है, किस तरह का है, उस पर डिपेंड करता है। घर्षण बल उस संपर्क क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता, गलत हो गया। दूसरा, सर्पी घर्षण को कुलुटी घर्षण में परिवर्तित करने के लिए बाल बेरिंग का यूज होता है। तो दूसरा सत्य इसमें बी से दूसरा सत्य है, पहला वाला गलत है। ठीक है, दो सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण बल उसके संपर्क क्षेत्र पर निर्भर नहीं करके उसके किस पर निर्भर करता है, तो उसके सरफेस का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है, सरफेस का नेचर कैसा है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रकाश तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया करते हुए यह स्पष्ट किया कि प्रकाश तरंगों के से निर्मित होता है। तो निम्नलिखित में से किसने प्रकाश तरंग सिद्धांत का लाइट वेव थ्योरी दिया है और बताया कि जो प्रकाश है वो भी तरंगों से निर्मित हुआ है, किसने बोला था? तो सर हाइजेन ने बोला था, हाइजेन, बी सही है। ठीक है, हाइजेन ने बोला था ये बात। न्यूटन नहीं है, थॉमस यंग नहीं है, मैक्सवेल भी नहीं है, वो है हाइजेन। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कार्बनिक यौगिक के सेवन से व्यक्ति अंधा हो जाता है? तो किस कार्बनिक यौगिक के सेवन से व्यक्ति अंधा हो जाता है पूछ रहा है। तो इथाइल अल्कोहल नहीं, मिथाइल अल्कोहल था, मिथाइल अल्कोहल से होता है, बी आंसर सही है। मिथाइल अल्कोहल से जो व्यक्ति होता है अंधा जाता है, बी वाला सही है। अगला है 32 नंबर तक नीचे दिए कथन कारण वाला क्वेश्चन बताना है क्या सही है। तो कथन है कि पुराने लैंप चित्रों को चमकदार बनाने हेतु में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता था। तो पुराने लैंप चित्रों को चमकदार बनाने के लिए हाइड्रोजन के पेरोक्साइड का यूज किया जाता था, पहला सही है। कारण है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीकरण का गुण पाया जाता है। ठीक है, दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए वाला इसका आंसर सही है। दोनों सत्य है, उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। भारी जल के संदर्भ में इन कथनों विचार करना बताना है क्या सही। तो इसका हिमांक साधारण जल से अधिक होता है। तो हिमांक जो है साधारण जल से अधिक होता है कह रहा है, पहला सही है। इसका हिमांक जो है साधारण जल से अधिक होता है। इसका क्वथनांक भी साधारण जल से अधिक होता है। तो क्वथनांक कम दिया है, ये कम दिया है इसलिए गलत हो गया। इसका उपयोग कीटाणुनाशक एवं जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है, तो ये भी सही है। तो 1-3 इसमें सही है, बाकी जो है दूसरा वाला गलत है इसमें। ठीक है, सही बताना है हमको, सही उत्तर चुनिए। तो हमको ए आंसर सही है इसका, 1 और 3 सही है, दूसरा वाला गलत है। अगला, शुष्क सेल के संदर्भ में निम्न कथनों में से बताना कि शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एनोड के रूप में किया जाता है। तो एनोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, यही पूछ रहा है। तो जस्ते की छड़ का नहीं, कार्बन की छड़ का, बी से कार्बन की छड़ का यूज किया जाता है। ठीक है, तो शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एनोड के रूप में किया जाता है? तो कार्बन का। अगला, सूची 1 सूची 2 से मिलाना बताना है क्या सही है। तो अम्ल है, उपयोग है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो किसका यूज कहाँ किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का खाद्य के परिरक्षण में, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है, सी आंसर सहयोग, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है पेट्रोलियम शोधन में यूज होता है। ठीक है, फार्मिक अम्ल जीवाणु शमन में होता है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल फोटोग्राफी में होता है। तो नाइट्रिक अम्ल जो होता है फोटोग्राफी में होता है। ठीक है, चारों ही सही सुमेलित हैं, डी आंसर सही, चारों ही सही सुमेलित हैं, इसमें सब सही सुमेलित थे। अगला है, रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए थर्मिट अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। थर्मिट अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इस अभिक्रिया में एल्युमिनियम के साथ निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम के साथ किसका प्रयोग किया जाता है पूछ रहा है। तो जिंक ऑक्साइड दिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है। तो आयरन ऑक्साइड का यूज होता है एल्युमिनियम के साथ। एल्युमिनियम के साथ आयरन ऑक्साइड का यूज होता है, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम और मैग्नीशियम जैसे अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? सोडियम और मैग्नीशियम जैसे अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण जो होता है वो किस विधि द्वारा किया जाता है बताना है। तो भर्जन विधि नहीं, अगला निष्पातन विधि नहीं, विद्युत अपघटनीय उपचयन द्वारा, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड द्वारा किया जाता है, सी आंसर सही है। तो सोडियम और मैग्नीशियम जैसी अधिक अक्रियशील धातुओं, अक्रियशील नहीं है, अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण जो है विद्युत अपघटनीय अपचयन विधि द्वारा किया जाता है, सी आंसर सही है। ऊपर एक क्वेश्चन छूट गया है, बताना है कि निम्नलिखित में धातुओं को उनके क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है और कूट की सहायता से बताना है क्या सही है। तो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। सबसे अधिक जो क्रियाशील है वो मैग्नीशियम होता है। ठीक है, मैग्नीशियम होता है, फिर से आपका देखेंगे तो कैल्शियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर पोटेशियम होता है। 3-4-3-2-1 इसका सही है, इसका डी आंसर जो है सही है। ठीक है, सब सर्वाधिक क्या है?
तो मैग्नीशियम है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद सोडियम है, फिर उसके बाद ये है। ठीक है, 38वां हो ही गया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 39 नंबर का, कह रहा है क्या सत्य है इसमें 39वें में। तो पहला इसमें कह रहा है कि अभिकथन है कि गामा किरण विद्युत क्षेत्र से गमन करते समय विचलित नहीं होती। तो सही बात। कारण है कि गामा किरणों का तरंग दैर्घ्य अत्यधिक कम होता है, तो ये भी बात सही है, दोनों कथन सही है, मगर इस वजह से जो है गमन गमन करते समय विचलित नहीं होती है। ठीक है, कथन कारण दो ही सही है, मगर व्याख्या नहीं कर रहा, उसकी बी से सही व्याख्या नहीं कर रहा, क्योंकि गामा किरण जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ये गामा किरण, इसी वजह से कहीं डाइवर्जन इसका नहीं होता, गमन में विचलित नहीं होता है। तो इस वजह से जो है इसका दोनों सही है, मगर उसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है। बी आंसर सही है इसका 39वें का। अगला है 40 नंबर का, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक नाम है इसका। तो बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, हाइपो का सोडियम थायोसल्फेट होता है, जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट होता है, सोरा का पोटेशियम नाइट्रेट होता है। तो 1 2 3 4 इसका सही है, ए वाला आंसर सही है। सबका सही सुमेलित है, 1 2 3 4 सही दिया हुआ है। 40वें का ए आंसर सही है। अगला है, हाल ही में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। तो 59वां ज्ञानपीठ पीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को, भद्रेश शाह को, गुलजार को, जावेद अख्तर को। तो विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। ठीक है, 41वां को जो है ए आंसर सही, विनोद कुमार शुक्ल को, हिंदी पोएट हैं ये, राइट, इन्होंने छत्तीसगढ़ के हैं, उनको दिया गया है। ठीक है, तो केवल इंडियन सिटीजन को अवार्ड दिया जाता है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, सबको नहीं मिलता है ये। ये आंसर सही है। हाल ही में भारत का नया वित्त सचिव निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। तो वित्त सचिव कौन बने हैं भैया। तो अजय सेठ बने हैं, डी आंसर सही है। अजय सेठ जो हैं वित्त सचिव बने हैं हमारे देश के। सूची 1 को सूची 2 मिलाना है। पुस्तक है और लेखक है 43 नंबर का है। तो आर्बिटल है, लाइफ ऑन मार्स है, राटा टाटा अलाइव, राटा टाटा अलाइव, ठीक है, रतन टाटा है, राता नहीं, रतन टाटा, रतन टाटा अलाइव, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। कौन कौन किसने क्या लिखा है, यही बताना है आपको। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है, बताना है कौन सा सही है इसमें। तो आर्बिटल के लेखक जो हैं, आर्बिटल के लेखक हैं सामंथा हार्वे हैं, इंपॉर्टेंट है, सामंथा हार्वे हैं आर्बिटल के लेखक। लाइफ ऑन द मार्स जो है नमिता गोखले लिखी हैं, लाइफ ऑन मार्स। रतन टाटा और लाइफ जो है थॉमस मैथ्यूज लिखे हैं इसको। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा जो है पंकज मिश्रा लिखे हैं, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा लिखे हैं। तो 1 2 3 4 इसका सही आंसर है, सभी लोग सही सुमेलित हैं, तो ए वाला आंसर इसका सही है। अगला कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा जारी नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट 2025 के अनुसार नदी डॉल्फिन की संख्या वाले राज्यों का सही क्रम क्या है। तो उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और असम है। तो कौन सा बताना है आपको, किसमें सर्वाधिक है, इस तरह से बताया गया है आपको। तो पहला ही सत्य इसमें, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक है, बिहार में, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम आता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम से बढ़ता हुआ जा रहा है और असम में कम हो गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें खेलो इंडिया गेम्स जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के बारे में बताना है, क्या सत्य है खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बारे में। तो पहला है कि इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था। तो इसका खेलो इंडिया जो गेम है ये जो है दिल्ली में हुआ है, कैपिटल दिल्ली में। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। इसके शुभांकर का नाम उज्ज्वला था, तो सही है। इस प्रतियोगिता में हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शीर्ष 3 स्थान पर है, तो ये भी सही है। तो 2 3 इसका सही है, बी वाला आंसर सही है 45वें का। 46वां, हाल ही में यामांडू ओरसी आरसी को निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रपति चुना गया था। यामांडू ओरसी आरसी को कहाँ के राष्ट्रपति बने भैया। तो पैराग्वे है, उरुग्वे है, चिली है, वेनेजुएला। तो उरुग्वे के बने हैं, बी आंसर सही, उरुग्वे के। हाल ही में जयपुर में आयोजित 25वीं अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशक बने हैं वो कौन बने हैं। तो नित्या मेमन है, किरण राव हैं, बोगदान सूर्य सानू हैं और सीन बेकर हैं। तो किरण राव को मिला है। ठीक है, लापता लेडी की जो बेस्ट जो मिला है उनको, द फर्स्ट लापता लेडीज वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द इतना। ठीक है, बेस्ट फिल्म जो है लापता लेडी, बेस्ट डायरेक्टर लापता लेडी का जो किरण राव है उनको मिला है। बेस्ट एक्टर मेल मिला है कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया के लिए, भूल भुलैया 3 के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस जो फीमेल बनी है नीताशी को मिला है, नीताशी गोयल, लापता लेडी नीताशी गोयल को मिला है। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस, तो बी आंसर सही है इसका, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 49वां नंबर क्वेश्चन है, 48वां नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान सिप्री द्वारा जारी वैश्विक हथियारों के हस्तांतरण की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें शीर्ष हथियार आता है, जिसमें यूक्रेन, भारत, कतर रहे हैं। तो सही बताना है। तो पहला सही है कि इसमें जो है जो सर्वश्रेष्ठ जो हो रहे हैं आयातक रहे हैं यूक्रेन, भारत और कतर। ठीक है,
हथियार, भारतीय हथियार का सबसे बड़ा हिस्सा जो है 36% रूस से आयात किया गया है, तो वह सही है। पाकिस्तान द्वारा हथियारों के आयात में भारत की कुल तुलना में वृद्धि दर्ज की गई, तो पाकिस्तान द्वारा हथियारों के आयात में भारत की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई, तो ये बात सही है। डी आंसर सही है, तीनों ही सत्य हैं इसमें। हाल ही में कांगेरी घाटी राष्ट्रीय उद्यान खबरों में रहा है, किस राज्य में है या किस क्षेत्र में? कांगेरी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, मणिपुर में, छत्तीसगढ़ में। कांगेरी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, डी आंसर सही है। 49वें का डी आंसर सही है। कांगेरी वैली नेशनल पार्क जो है जगदलपुर जो है बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा, कांगेरी छत्तीसगढ़ में है। अगला, हाल ही में फीफा विश्व कप 2026 निम्नलिखित में से किन दो देशों को प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो फीफा में 2026 में किन देशों को प्रतिबंधित कर दिया गया है? दो देशों को। तो किन देशों को प्रतिबंधित किया गया? दो नहीं, कितने देशों को प्रतिबंधित किया गया है? तो पाकिस्तान किया गया है, कांगो है और रूस है। तो पाकिस्तान, कांगो, रूस को किया गया, सी आंसर है। पाकिस्तान, कांगो, रूस को इसमें फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए बैन कर दिया गया है। अगला है, विद्युत फ्यूज के रूप में प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु में क्या होता है? तो उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, उच्च गलनांक, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और उच्च गलनांक, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक, कौन सा यूज होता है भाई? कान बताना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें निम्न विशिष्ट प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक होता है इसमें, ठीक है। प्रतिरोध जैसे बढ़ेगा ना वैसे गल जाएगा तुरंत, ठीक है। जैसे ही जो विद्युत सप्लाई बढ़ती है या वोल्टेज बढ़ता है वैसे ये पिघल जाता है, इसी वजह से जो फ्यूज होता है विद्युत उपकरणों को खराब नहीं होने देता। अगला, निम्नलिखित में से किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पैमानों का पाठ्यक्रम समान होता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पैमानों का पाठ्यक्रम एक समान होता है? बताना है आपको। तो इसका जो फार्मूला होता है आप देखेंगे तो C/5 इक्वल टू F-32/9 होता है, ठीक है। तो C और F जो है इक्वल होंगे, कब होंगे C और F? तो जैसे अब निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपको, मान लीजिए C को उसे छोड़, C और F को C कर देते हैं, चलिए। C हो गया बटे में 5 हो गया बराबर C-32/9, तो 9C, ठीक है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे 5C, 9C इक्वल टू 5C माइनस 32 इंटू 5 मतलब 5 10 3 6 160, तो 4C इक्वल टू हो जाएगा 160 हो जाएगा, क्योंकि जब 5 इधर लाएंगे तो 9 में से 5 निकलेगा 4C हो जाएगा, तो C इक्वल टू -40 हो जाएगा। -40 डिग्री पे होगा ऐसा, डी आंसर सही है, -40 डिग्री। तो याद रखिए, फार्मूला याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में, C/5 इक्वल टू F-32 अपन कितना होता है? 9 होता है ना, 9 होता है, यही फार्मूला आता है, इसी से रख के निकालेंगे। तो दोनों का बाद C को मान लीजिए FBC हो गया और CBC पहले से था बराबर, जब हो गया तो निकालेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका C इक्वल टू -40 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका डी वाला आंसर जो है यही सही है, डी वाला। अगला 53 नंबर का, निम्नलिखित कथन विचार करना है। तो ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा होता है। तो ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण होता है संवहन द्वारा होता है, ठीक है। अगला है कि विकिरण के प्रभाव के कारण धातु के प्याले की तुलना में चीनी के मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान होता है, ठीक है। तो दोनों ही गलत है, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। ठोस पदार्थ में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो कंडक्शन के कारण होता है, कन्वेक्शन नहीं, कंडक्शन, कंडक्शन के कारण होता है। एक सिरा गर्म करने दूसरा सिरा कंडक्शन के कारण गर्म होता है। विकिरण के प्रभाव से धातु के प्याले की तुलना में चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान नहीं, ऐसा नहीं है, कंडक्शन के कारण होता है, ठीक है। क्योंकि चीनी की मिट्टी का जो होता है वो कंडक्टिविटी उससे कम होती है, बहुत बैड कंडक्टर होता है, इस वजह से थोड़ा गर्म होता है। मगर लोहे का वहीं रहेगा तो लोहा तुरंत गर्म हो जाएगा, तो इसलिए जीभ होंठ जल जाएगा आपका चाय पीते समय, इसी वजह से होता है। दोनों को गलत हो गया, इसमें डी आंसर सही है। अगला है, कण है और खोज करता है, बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो पॉजिट्रॉन का है, किसका खोज किसने किया ये बताना है। तो पॉजिट्रॉन का नील बोर नहीं किए, गलत हो गया। मेसान का युकावा किए हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन का चैडविक किए हैं, और जो प्रोटॉन का जो है गोल्डस्टीन किए हैं, ठीक है। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया है बताइए। तो पॉजिट्रॉन का जो खोज है किसने किया है, तो ये भी बताना है आपको। तो इसको किए हैं कार्ल डी एंडरसन, कार्ल डी एंडरसन खोज किए इसका पॉजिट्रॉन का। तो पहला ही गड़बड़ है इसका, ए वाला आंसर सही है, 94 का ए आंसर सही है, पहला ही गड़बड़ है, कार्ल डी एंडरसन किए खोज। अगला है, कितना विचार करना है। तो कौन सी सदिश राशि है जिसकी दिशा की आवश्यकता के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है? परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। तो विस्थापन है, घनत्व है, संवेग है, त्वरण है, द्रव्यमान है। तो बताइए, मास।
किसकी जरूरत, कौन सा इसमें सदिश राशि है? तो विस्थापन इसमें सदिश राशि है, ठीक है। और इसमें संवेग और सदिश राशि है, घन तो सदिश राशि नहीं है, और त्वरण सदिश राशि है, द्रव्यमान सदिश राशि नहीं। तो 2 और 4, 5 नहीं, इसमें 1 3 4 है इसमें। बी वाला आंसर सही है, यही सदिश राशियां हैं, बाकी अदिश राशि हैं। अगला, क्लोरीन का औद्योगिक स्तर पर निर्माण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो जो क्लोरीन का निर्माण औद्योगिक स्तर पर होता है वो किस द्वारा होता है? तो फ्राक विधि द्वारा नहीं, तो हैबर नहीं, परम्यूटिक नहीं, ये डीकन विधि द्वारा होता है। बी से डीकन विधि द्वारा इसका प्रयोगशाला में उत्पादन होता है औद्योगिक स्तर पर। अगला, नार्को परीक्षण में थ्रूट सीरम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो नार्को टेस्ट जो होता है, थ्रूट सीरम के लिए क्या यूज होता है, बताना है यही। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, सोडियम पेंटोथल और सोडियम एमाइटल, बी आंसर सही है। सोडियम पेंथोटल और सोडियम एमाइलेट का जो होता है, बी उत्तर सही है इसका। अगला है 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग निद्रा औषधि के रूप में किया जाता है? तो निद्रा औषधि के रूप में किसका यूज किया जाता है? निद्रा औषधि का यूज जो है किसके लिए, किस में किया जाता है? तो क्लोरोपिक्रीम, पैराल्डिहाइड, क्लोरोटोन, गेमेक्सेन। तो पैराल्डिहाइड का यूज होता है, बी आंसर सही है। पैराल्डिहाइड का यूज होता है निद्रा के औषधि के रूप में, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा किसी परमाणु नाभिक से एक बीटा कण के निकलने का परिणाम है? एक बीटा जब कण निकलता है, परमाणु का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, जबकि परमाणु संख्या जो है 1 में वृद्धि हो जाती है। तो बी आंसर सही है इसका, परमाणु क्रमांक अपरिवर्तित रहेगा, जबकि परमाणु संख्या जो है में 1 की वृद्धि हो जाएगी। जब यहाँ से बीटा के कण किसी भी परमाणु के नाभिक से बीटा कण निकलता है, तो परमाणु का द्रव्यमान जो है अपरिवर्तित होता रहता है, क्योंकि परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है। बी आंसर सही है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला, ऑटोमोबाइल ईंधन के निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रतिहिम एजेंट के रूप में किया जाता है? प्रतिहिम एजेंट के रूप में ऑटोमोबाइल ईंधन में किसका प्रयोग किया जाता है? प्रतिहिम का। तो नाइट्रोफिनाल नहीं, इथाइल एल्कोहल का नहीं, मिथाइल एल्कोहल का भी नहीं, एथिलीन ग्लाइकोल का, डी आंसर सही, एथिलीन ग्लाइकोल का यूज किया जाता है, डी उत्तर सही है इसका, एथिलीन ग्लाइकोल का यूज किया जाता है। 61वां है, चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस एल्युमिनियम लवण का यूज किया जाता है? किस एल्युमिनियम का जो है यूज किया जाता है? तो पोटास एलम का, बी आंसर, फिटकरी का यूज किया जाता है, बी आंसर सही है। Al2SO के होता है K2SO4 Al2SO4 थ्रायस इंटू 24H2O, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। K2SO4 इंटू Al2SO4 थ्रायस इंटू 24H2O। पोटेशियम एलम जो होता है फिटकरी है, इसका यूज होता है। अगला, एक्वा रेजिया, जिसका प्रयोग प्राय सोने और प्लेटिनम को गलाने में किया जाता है, निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? ठीक है, तो किसका यूज होता है इसमें, किसका मिश्रण होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का, HCl का, और पहला ही सही है इसका, 62 का, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और HCl का जो होता है HNO3 संबंध है HCl, जिसका रेशियो 1.3 का होता है, ठीक है, ठीक है। HCl ज़्यादा होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कम होता है, वो नाइट्रिक अम्ल कम होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग कांच पर लेखन के लिए किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का यूज किया जाता है, ये बताना है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का नहीं, सल्फ्यूरस अम्ल का भी नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी नहीं, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का, डी आंसर सही है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का यूज जो है कांच पर लेखन के लिए किया जाता है, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लवण की उपस्थिति में के कारण आतिशबाजी में लाल रंग आता है? तो लाल रंग आतिशबाजी या पटाखे में किसके उपस्थिति के कारण आता है? तो स्ट्रासियम के, बी आंसर सही है, स्ट्रोसियम की उपस्थिति में जो आता है आपका रेड कलर, ठीक है। ब्लू कलर कॉपर एंड येलो कलर प्रोड्यूस सोडियम, ठीक है। ब्लू कलर प्रोड्यूस बाय कॉपर और येलो कलर प्रोड्यूस बाय सोडियम, ठीक है, याद रखिएगा ये भी। सूची 1 का सूची 2 से मिलाना है। अम्ल है, प्राकृतिक स्रोत है। तो एसिटिक अम्ल किससे मिलता है? तो एसिटिक अम्ल जो मिलता है आपको वो सिरका से मिलता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल सिरका से मिलता है। टार्टरिक अम्ल जो होता है इमली से मिलता है, टमाटर से। टार्टरिक अम्ल किससे मिलता है? ठीक है, दूसरा इमली से मिलता है। लैक्टिक अम्ल किससे मिलता है? दूध से मिलता है। और जैलिक अम्ल टमाटर से मिलता है। तो 4 2 1 3 सही इसका, 4 2 1 3, सी आंसर सही है, 4 2 1 3 सी वाला आंसर सही है। अगला, उत्पादन है स्रोत है। तो उत्पादन है स्रोत है, उत्पाद और स्रोत है। तो केसर किससे निकलता है? तो वर्तिकाग्र से निकलता है। केसर जो है किससे निकलता है भाई, ये पूछ रहा है।
तो कितने युग में सही है पूछना है। तो केसर वाटिकाग्र है, अफीम जो है अधपका फल से, हींग जो है तना से, कपास जो है फल का रेशा। तो जो हींग होता है तना से नहीं निकलता है, ये ड्राई जो होता है ड्राई, ऐसा फोइटिडा कहते हैं, ऐसा फोइटिडा कहते हैं हींग को। इज ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राई प्लांट मिल्क, लेटेक्स से न्यूज होता है। तो तने जैसे तना है जो काट देंगे तो हल्का सा लेटेक्स जो निकलता है गोंद की तरह, ठीक है, लेई की तरह निकलता है, इसी से हम हींग का यूज करते हैं, हींग बनाते हैं। तीसरा वाला गलत है इसमें। बाकी कपास ये ठीक है, अफीम अधपका वाला सही है। तो इसका सी आंसर से 3 सुमेलित थे सही इसमें, ठीक है, 3 सही सुमेलित थे इसमें। 67 नंबर क्वेश्चन है कि विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाला कोबाल्ट 60 निम्नलिखित में से किस किरणों को उत्सर्जित करता है। तो विकिरण विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाला जो कोबाल्ट 60 है किन किरणों का उत्सर्जन करता है, बताना है आपको। तो एक्स किरण है, अल्फा किरण है, बीटा किरण है, गामा है। तो गामा का करता है, डी आंसर से गामा किरण का यूज करता है, निकलता है, उत्सर्जित करता है गामा किरण का, कोबाल्ट 16। कोबाल्ट 60 जो है गामा किरण उत्सर्जित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी कैथोड किरणों की विशेषता नहीं है। तो कैथोड किरणों की विशेषता कौन सी नहीं है। तो कैथोड किरण जो नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैथोड रे, तो कैथोड रे का जो है कौन सी विशेषता नहीं है बताना है। ये सरल रेखा में गमन करती है तो विशेषता है इसकी, ठीक है। ये प्रदीप्ति उत्पन्न करती है तो प्रदीप्ति उत्पन्न करती है, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र से अप्रभावित होती है तो नहीं भाई, ये चुंबकीय क्षेत्र से अप्रभावित नहीं होती, ये गलत हो गया। ये धातु की प्लेट को भेद देती है तो ये भी भेद देती है। तो ए बी और डी सही है, इसका सी वाला गड़बड़ है इसमें। चुंबकीय क्षेत्र से अप्रभावित नहीं होती, प्रभावित होती है। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो सक्रिय किरणों का उनके भेदन क्षमता के अनुसार जो है आरोही क्रम है, असेंडिंग आता है, बढ़ते हुए क्रम में सबसे अधिक जो है आपको गामा भेदता है, गामा सबसे अधिक ऊर्जा होती है, फिर बीटा की होती है, फिर अल्फा की होती है। तो ए आंसर सही होगा 69वें का। सबसे अल्फा की उसके बाद बीटा की सर्वाधिक होती है, उससे सबसे अधिक गामा की होती है, इसमें भेदन क्षमता गामा की सर्वाधिक होती है, तो इसीलिए ए वाला आंसर सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन से क्षार के प्रमुख गुण हैं। तो क्षार जो होता है उसके गुण क्या है। ये विद्युत का सुचालक है, क्षार जो है उसके क्या जो गुण है। तो विद्युत का सुचालक होता है, सही है, विद्युत का सुचालक होता है पहला, ठीक है। स्वाद में खट्टा होता है नहीं। फिनेप्थिलीन को गुलाबी कर देता है, तो फिनेप्थिलीन को गुलाबी कर देता है, बात सही है ये। धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ये नहीं सही है। तो 1-3 इसका सही है, ए आंसर 1-3 सही है इसका, कि पहला है विद्युत का सुचालक होता है, तीसरा फिनेप्थिलीन को गुलाबी कर देता है ये। अगला है विटामिन और उसका रासायनिक नाम है। तो विटामिन B1 का नाम राइबो फ्लेविंग है, ठीक है। तो विटामिन B1 राइबोफ्लेविन नहीं होता है। विटामिन B5 जो है पोटोथेनिक एसिड होता है, ये सही है। विटामिन B6 जो होता है पायरिडॉक्सिन होता है, तो ये भी ठीक है। विटामिन B9 नियासिन नहीं होता, ठीक है। विटामिन B9 जो है फोलिक एसिड होता है, ठीक है। विटामिन बी होता है फोलिक एसिड, ठीक है, ये गलत हो गया, ठीक। तो 2-3 इसका सही है, केवल पहला भी गलत है। तो बी आंसर सही है, 2-3 सही है इसका। 71वें का जो है बी आंसर सही है। अगला है इसमें 72 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो कैरोटिनाइड हरित लवक द्वारा अवशोषित प्रकाश का अवशोषण करता है। तो कैरोटिनॉइड हरित लवक द्वारा अवशोषित प्रकाश का अवशोषण करता है, तो पहला सही है। इसकी दर बैगनी रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है, ये गलत है। इसके तापमान में बढ़ोतरी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत है। पहला सही है इसका, केवल एक ही सही है, बाकी सब गलत। तो रेड कलर जो है पराबैंगनी, रेड कलर सर्वाधिक इफेक्ट करती है, रेड कलर सब सर्वाधिक असर डालती है रेड कलर इसमें। तापमान की बढ़ोतरी से दिक्कत, तापमान की बढ़ोतरी पर इसका प्रभाव पड़ता है, नहीं लिखा नहीं पड़ता, तो गलत लिखा है, तो इसलिए पहला सही है इसका। अगला निम्नलिखित कथनों में से एंजाइम अग्नाशय रस का भाग है। तो अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम इरेप्सिन है, लेक्टेज है, ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है। तो कौन कौन सा जो है आपका अग्नाशय से निकलता है, पैनक्रियाज से निकलता है, कौन सा निकलता है। तो इसमें ट्रिप्सिन निकलता है और एमाइलेज निकलता है, ठीक है। बी आंसर सही है, 3 और 4 इसमें निकलता है 73वें का। ट्रिप्सिन और एमाइलेज जो है पैनक्रियाज से निकलता है। अगला इसमें कि धुराग्र संधि पाइवट ज्वाइंट, धुराग्र पाइवट जो ज्वाइंट है मानव कंकाल के किस भाग में उपस्थित होता है। तो गर्दन एवं सिर में, कोहनी का जोड़, हाथ और पैरों की उंगलियां, प्यूबिक अस्थियों के मध्य में। तो कहाँ पे यूज होता है ये। तो गर्दन और सिर के बीच में होता है, एवं सिर में होता है, ये आंसर से गर्दन और सिर में धुराग्र ग्रंथि या जो है पाइवेट ज्वाइंट होता है, जिसे मुंडी घूमती रहती है इधर उधर। अगला 75 निम्नलिखित में से कौन सा से मानव के अनुकंपित तंत्रिका तंत्र के कार्य हैं। कौन सा जो है मानव के अनुकंपित तंत्रिका तंत्र के कार्य हैं।
तो पुतलियों का प्रसार, ठीक है। नर्वस सिस्टम का पुतलियों का प्रसार सही है। रक्त में शर्करा में वृद्धि, मूत्राशय पेशियों का संकुचन, लाल उदर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि। तो अनुकंपित तंत्रिका तंत्र के कार्य कौन से हैं इसमें बताना है आपको। तो पहला कार्य है कि मूत्राशय के जो पेशियों का संकुचन इसमें शामिल नहीं है, बाकी 1, 2 और 4 शामिल है इसमें। इसका सी वाला जो उत्तर है 75वें का, वही सही है, ठीक है। अगला है इसमें 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने के कारण मनुष्य का शरीर नीला पड़ जाता है। इस अवस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो हार्ट मर्मरिंग नहीं, साइनोमिसिस नहीं, हाइपोक्सिया कहा जाता है इसका। बी आंसर सही है। सी वाला आंसर है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है आदमी का शरीर नीला पड़ जाता है, तो हाइपोक्सिया कहते हैं उसको। 76वां का सी आंसर सही है। कि साइनोसिस कहा जाता है इसको। साइनोसिस कहा जाता है, हाइपोक्सिया नहीं कहा जाता है, साइनोसिस होता है। बी आंसर सही है इसमें, साइनोसिस होता है। हाइपोक्सिया में जो होता है कि जो हमारे शरीर के जो ऑर्गन होते हैं या फिर टिश्यू जो होते हैं शरीर के, वो जो हैं जो सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन को जो है सक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो रिसीव करने में टिश्यू जो है फेल हो जाते हैं रिसीव करने में एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के, तो ये दिक्कत होती है हाइपोक्सिया में। बी आंसर सही है इसका। मानव हृदय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला, यह पायमेटर नामक झिल्ली से गिरा होता है। तो यह पायमेटर नामक झिल्ली से गिरा होता है, नहीं। दूसरा है कि मनुष्य का रक्तचाप वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो मनुष्य का रक्तचाप जो होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ये बात सही है। तो पेरिकार्डियम झिल्ली होती है वो, ठीक है। पेरिकार्डियम झिल्ली, पेरिकार्डियम से गिरा होता है, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, ठीक है। पहला गलत हो गया, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है। पोटेशियम हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए उपयोग होता है। तो बी आंसर सही है इसका। मनुष्य का रक्त वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है और पोटेशियम हृदय धड़कन को नियंत्रित करने में सहायक होता है। अगला है सेरोटोनिन नामक हार्मोन निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो सेरोटोनिन जो है किससे स्रावित होता है पूछ रहा है। तो अधिवृक्ष से, पीनियल ग्रंथि से, थाइमस से और अग्नाशय से। तो पीनियल ग्रंथि से होता है, बी आंसर सही है, पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है कि फलों का रंग है और वर्णक है। तो सेब का रंग जो लाल होता है किसके कारण होता है। सेब का रंग जो लाल होता है वो किस कारण से होता है, ये बताना है आपको। तो पहला का एंथोसाइनिन के कारण होता है, ठीक है। 79 का जो है पहले का जो है 2 हो जाएगा। पपीते का जो पीला रंग होता है वो कैरिकाइजेंथीन के कारण होता है, ठीक है। कैरिकेंजाइथिन के कारण जो होता है इसका रंग जो पीला होता है पपीते का। हल्दी का पीला रंग जो है लाइकोपिन है या जेंथोफिल है, किसी कारण होता है। तो जेंथोफिल के कारण हल्दी का रंग जो होता है पीला होता है, जेंथोफिल होता है वो। टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है, लाइकोपिन, ठीक है। तो 1, 2 नहीं, 2, 1, 3, 4 ऐसा सही है। इसका बी वाला जो उत्तर है सही है। तो सेब का रंग जो लाल रंग होता है सेब में एथोसाइनिन के कारण होता है। पपीते का पीला रंग जो होता है कैरिकाजेंथिन होता है। हल्दी का पीला रंग जो होता है जेंथोफिल होता है और टमाटर का जो लाल रंग होता है लाइकोपिन होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन स्वप्न की अवधि देर मतलब पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। तो कौन सा विटामिन जो है स्वप्न को काफी देर देर तक याद रखने में सहायता करता है। उस विटामिन B3 है, B6 है, B7 है, B12 है। तो कौन है वो। तो B6 है इसमें, बी आंसर सही है, B6। स्वप्न हार्मोन भी कहा जाता है इसको, B6 है। अगला, यदि पिता का जो RH फैक्टर है, RH फैक्टर प्लस है तो माता का RH फैक्टर निगेटिव है, ठीक है। तो इनके उत्पन्न होने संतान में इनकी से किस रोग से ग्रसित होने की संभावना होगी। तो डीप ब्रेन थ्रोम्बोसिस, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया और एरिथ्रोब्लास्टोसिस। तो डी आंसर सही है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस होने की संभावना दिख रहेगी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा फाइलेरिया रोग का कारक है। फाइलेरिया जो रोग होता है बाउचेरिया बैक्रोफटाई, टिनीमिया सोलिनियम, बैसिलस पोस्टिस, ट्राइकोफाइटन। तो कौन है भाई इसका, किस कारण है, कौन सा कारण है इसका। तो बाउचेरिया बैंक्रोटाई, ठीक है, ए आंसर सही है इसका। फाइलेरिया रोग का कारक जो होता है बाउचेरिया होता है, ठीक है, ए आंसर सही है। अगला, इसमें 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित खनिज पर विचार करना था। कैल्शियम है, आयरन है, सोडियम है। उपयुक्त खनिज में से कौन सा शरीर की पेशियों के संकुचन में सहायता करता है। तो तीनों सहायता करते हैं, डी आंसर सही है।
कैल्शियम, आयरन और सोडियम तीनों ही शरीर के संकुचन, पेशियों के संकुचन में सहायता करते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्तनियों की कर्ण गुहा को मोम के समान पदार्थ का स्राव करने वाली ग्रंथि कहते हैं? तो स्तनियों के कर्ण गुहा में मोम के समान जो पदार्थ का श्रवण करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? तो लेक्रिमल ग्रंथि होती है, सेरुमिनस ग्रंथि होती है, काउपर होती है ग्रंथि, या अल्बुमिनस होती है? कौन सी ग्रंथि होती है भाई, पूछ रहा है कौन सी ग्रंथि ऐसा करती है? तो सेरुमिनस ग्रंथि करती है, बी सही। सेरुमिनस ग्रंथि जो होती है कान की कर्ण गुहा में मोम के समान जो पदार्थ स्राव करने वाली ग्रंथि होती है, सेरुमिनस ग्रंथि। 85वां कि गीला गुंथा आटा जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है कि किण्वन के लिए निम्नलिखित में से किस कवक का यूज किया जाता है? तो किस कवक का यूज किया जाता है? कवक ही पूछ डाला भाई। तो एगरिका, एगरिकस नहीं, एस्परजिलस नहीं, सेक्योरोमाइसीज सेरिविकीसी, ठीक है, सी आंसर इसका सही है, यही है। सेक्योरोमाइसीज सेरिविसी का यूज होता है वो ब्रेड पकाने में, ठीक है। तो जिसका प्रयोग है ब्रेड या किण्वन के लिए किया जाता है, इसी कवक का यूज करते हैं। अगला, बीटा ब्लॉकर नामक औषधि का प्रयोग निम्न में से किसके उपचार के लिए किया जाता है? तो बीटा ब्लॉकर का यूज जो है किसके लिए किया जाता है भाई? बीटा ब्लॉकर का यूज कहाँ किया जाता है? तो पक्षघात, मस्तिष्क अर्बुद या हृदय घात, तो हार्ट अटैक में किया जाता है, सी आंसर सही है। बीटा ब्लॉकर नामक जो औषधि का उपयोग होता है हृदय घात के लिए किया जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन शैवालों का प्रयोग अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन के रूप में किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किन शैवालों का यूज जो होता है अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन के रूप में किया जाता है? तो जिलेडियम है, ग्रेसिलेरिया है, क्लोरेला है, स्पिरुलिन है। स्पिरुलिन तो सब में होगा, ठीक है। तो और कौन है इसमें इसके साथ, स्पिरुलिना के साथ कौन सा है? तो क्लोरेला है, ठीक है। 3 और 4 इसका सही आंसर है, बी आंसर सही है। 87 का बी वाला उत्तर है, क्लोरेला और स्पिरुलिना इसका यूज होता है, ठीक है। क्लोरेला और स्पिरुलिना याद रखेगा, बी आंसर सही है। 88 निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो भोजन में उपस्थित हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने में कौन सा एंजाइम यूज होता है, वही आपको बताना है। तो लाइपेज होता है, माल्टेज होता है, एमाइलेज होता है, या लाइसोजाइम होता है? तो डी आंसर से लाइसोजाइम जो है भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, लाइसोजाइम, ठीक। तो लाइसोजाइम याद रखिएगा। अगला है, कठोर जल निम्नलिखित में से किन आयनों की उपस्थिति के कारण साबुन कार्य नहीं करता? कठोर जो जल में किन आयनों की उपस्थिति के कारण जो है साबुन कार्य नहीं करता? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, बोरियम, स्टानियम, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो कौन सा है भाई इसमें, बताना है आपको। तो कैल्शियम मैग्नीशियम कारण होता है, ये कैल्शियम मैग्नीशियम के कारण जो होता है कठोर जल में यही आयन उपस्थित होते हैं, इस वजह से साबुन कार्य नहीं करता। इसके लिए हमको कपड़ा धोने वाला जो सरफ होता है, पाउडर होता है, उसका यूज किया जाता है इसमें, ठीक है। तो ये आंसर सही है इसका। 90 है, लाइकेन के संदर्भ में इनका विचार करना है। तो ये शैवाल तथा कवक के सहजीवी होते हैं, शैवाल तथा कवक के सहजीवी हैं। लोमेरिया फेफड़े की बीमारी में लाभदायक है, ये गलत है, नहीं गलत नहीं है, लोबेरिया फ्लोमेनेरिया फेफड़े की बीमारी में लाभदायक है, ये सही है। ये प्रदूषित क्षेत्रों के अच्छे संकेतक हैं। तो शैवाल जो है, लाइकेन जो वायु प्रदूषण वाले क्षेत्र जो होते हैं उनके लिए जो है सहयोगी हैं, क्या कहते हैं उसको, ये जो है उसके लिए अच्छे संकेतक हैं वायु प्रदूषण के। तो ये प्रदूषण क्षेत्रों के लिए अच्छे संकेतक हैं, तो ये भी ठीक है। तीनों ही सही है, डी आंसर सही है, तीनों ही कथन सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, तीनों सही है। हाल ही में क्रिस्टी कोवेल्टी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है, इसका संबंध इनमें से किस देश से है? तो क्रिस्टी कोवेंटी का जो है संबंध किस देश से है, ये बताना है। तो ये जिम्बाब्वे की इंडियन है, जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कोवेल्टी। 92 की हाल ही में पद्म भूषण विजेता रामाकांत रथ का निधन हो गया। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? रामाकांत रथ जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य से थे, बी आंसर सही है, साहित्य से संबंधित है। रामाकांत रथ जो है साहित्य से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र शून्य भेदभाव दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो संयुक्त राष्ट्र शून्य भेदभाव दिवस के बारे में बताना कि ये जो है प्रत्येक 3 मार्च को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष जो है 3 मार्च को मनाया जाता है, तो ये बात गलत है, ठीक है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है वो 1 मार्च को मनाया जाता है, 1 मार्च, ये गलत हो गया। वर्ष 2025 में इस दिवस की थीम थी वी स्टैंड टुगेदर, दूसरा वाला सही, बी वाला सही है, पहला गलत हो गया इसका। अगला है, हाल ही में सुर्खियों में रही स्कूली शिक्षा को प्रोत्साहन हेतु थलक्की बंदनम योजना किस राज्य से संबंधित है? थलक्की बंदनम जो योजना है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ये तो सही है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है थलक्की बंदनम योजना।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे जो है बेड बैंड वेटलैंड वाइज यूज की श्रेणी से प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार दिया गया है। तो वेटलैंड वाइज यूज की श्रेणी में प्रतिष्ठित जो उनको पुरस्कार दिया गया कौन है? तो आलोक वर्मा है, जयश्री वेंकटेश है, मेघा पाटकर है, वंदना शिवा है। तो किनको दिया गया है भाई? तो जयश्री वेंकटेशन को दिया गया है। बी आंसर सही, जयश्री वेंकटेशन को दिया गया, इंपॉर्टेंट है, 95 का बी आंसर सही है। वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी में प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जो है जयश्री वेंकटेशन को दिया गया है। अगला है, अस्मिता लोन योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो अस्मिता लोन के बारे में बताना कि यह जो योजना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आरंभ की गई, पहला सही है। इसके तहत महिला उद्यमियों को बिना गारंटी के कम ब्याज पर दर पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा। तो सी आंसर सही है, दोनों ही कथन सही है, सी वाला उत्तर जो है इसका सही है। अगला है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा चागोस द्वीप निम्नलिखित में से किन देशों के बीच विवाद है? चागोस जो है किन दो देशों के बीच विवाद का विषय बना हुआ? तो मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच में, सी आंसर सही है, मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच में चागोस द्वीप जो है विवाद का कारण बना हुआ है। हाल ही में ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? बारबाडोस गए थे हमारे प्रधानमंत्री, उनको दिया गया है, ये आंसर सही है। तो ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस इनको दिया गया है। 99 दिनांक है, दिवस है। तो 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? कौन सुमेलित नहीं बताना है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, सही है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व हिमनद नहीं है। तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है भाई? तो जल दिवस मनाया जाता है, जल दिवस वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ग्लेशियर डे 21 मार्च को मनाया जाता है, ग्लेशियर डे 21 मार्च को ग्लेशियर डे मनाया जाता है। हाल ही में गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025, गोल्ड मरकरी अवार्ड जो है 2025 किसको दिया गया है बताना है। तो दलाई लामा को, जगदीश धनखड़ को, जय श्री श्री रविशंकर को, जगदीश वासुदेव को, नहीं तो दलाई लामा को गोल्ड मरकरी अवार्ड दिया गया है। ठीक है, दलाई लामा है। ठीक है, अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है। रोग है और कवक है, तो कौन सा रोग किस कवक से होता है ये बताना है। तो गंजापन किसके कारण होता है? गंजापन तो टीनिया केपेटिक्स से होता है। ठीक है, केनिया टेपिस के टीनिया केपेटिस 4 हो गया। दाद किससे होता है? दाद जो होता है, दाद जो किससे होता है भाई? तो माइक्रो स्पोरम से होता है दाद, माइक्रो स्पोरम से होता है दाद। एथलीट फुट रोग किससे होता है? तो ट्राइकोफाइटॉन से होता है, ट्राइकोफाइटॉन। दमा किससे होता है? तो एस्परजिलस फ्यूमिगेट से होता है। ठीक है, एस्परजिलस फ्यूमिगेट से होता है। 2 हो गया है, 4 3 1 2 सही है इसका, 4 3 1 2 बी वाला उत्तर जो है इसका सत्य दिया हुआ है। अगला है कि मोटर गाड़ियों में उत्सर्जित होने वाले धुएं के साथ निर्मुक्त होने वाले शीशे के कण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा रोग होता है? तो न्यूमोकोनियोसिस, एक्जिमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, न्यूमोथोरेक्स। तो कौन सा रोग होता है भाई इससे? तो एक्जिमा होता है। ठीक है, एक्जिमा होता है, एक्जिमा कहते हैं उसके, ECGZEMA, एक्जिमा कहते हैं उसको। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह AB के सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होने का कारण है? तो AB के सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होने का कारक क्या है इसमें? तो प्रतिकारक की अनुपस्थिति या एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी, बी सही है, एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी के कारण जो होता है AB जो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता हो जाता है। 103वां का बी आंसर सही है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो एसिटिक अम्ल फलों में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल जो है फलों में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो पहला सही है। एसिटिक अम्ल मांसपेशियों में जमा होने जाने से व्यक्ति को थकावट का अनुभव होता है, ये गलत है। दूसरा इसमें गलत है, पहला सत्य इसका। तो 104वें का ए आंसर सही है। तो लैक्टिक एसिड जब जम जाता है तो थकावट, मांसपेशी में थकावट महसूस होती है, लैक्टिक एसिड के कारण। एक्जेलिक अम्ल नहीं, लैक्टिक एसिड के कारण होता है। ठीक है, अगला है, अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो अम्लीय मृदा में जो होता है लिथोफाइट होता है, हेलोफाइट है, हेलोफाइट्स है, हीलोफाइट्स है, ऑक्जिलोफाइट है। तो अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो उसको ऑक्जिलोफाइट कहा जाता है, ऑक्जिलोफाइट, डी आंसर सही, ऑक्जिलोफाइट कहा जाता है। अगला है, बाजरे के स्मट रोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कवक उत्तरदायी है? तो बाजरे का जो स्मट रोग होता है उसके लिए कौन सा जो कवक है उत्तरदायी होता है?
तो टोलियो स्पोरियम होता है, ठीक है, टोलियो स्पोरियम, सी आंसर सही है, टोलियो स्पोरियम जो है इसका उत्तरदायी कारण है। अगला है 107 नंबर का कि पत्तियों के संदर्भ में कितने विचार करना है। तो पत्तियों में तो ये उत्सवेदन की प्रक्रिया नियंत्रित करने में सहायक होती हैं। ट्रांसपीरेशन में सहायक होती हैं पत्तियां, ठीक है। तो पहला ठीक है। दूसरा है कि ये श्वसन के लिए विभिन्न गैसों को का आदान प्रदान करते हैं, तो ये भी सही है। ये प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए भोज्य पदार्थ का संग्रहण करते हैं, तो भोज्य पदार्थ का पत्तियां संग्रहण नहीं करती हैं। तो ये आंसर सही है, केवल एक दो सही है, तीसरा गलत है इसमें, ठीक है। एक दो इसमें सही है। 107 नंबर का जो है ए वाला आंसर जो है ठीक है। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, बताना क्या सही है। तो क्लैमाइडोमोनास क्या है ये। तो क्लैमाइडोमोनास क्या है, तो सवाल है ये का तीसरा हो गया। साइकस क्या है, तो साइकस क्या है, तो जिम्नोस्पर्म है। जो साइकस है जिम्नोस्पर्म है। सिलैजिनेला सिलैजिनेला क्या है भाई, तो ये है टेरिडोफाइट है। स्फैगनम क्या है, तो मांस है। 3 4 2 1 है, 3 4 2 1 इसका डी वाला जो आंसर है यही सही है। 109 नंबर क्वेश्चन है कि समसूत्री विभाजन के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। समसूत्री विभाजन की निम्नलिखित अवस्थाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए कोट से बताना है क्या सही है। तो समसूत्री विभाजन के बारे में बताना है क्या क्रम जो है इसका सही है। तो पहला इसमें प्रोफेज होता है, ठीक है, प्रोफेज होता है, ठीक है। उसके बाद मेटाफेज होता है, फिर उसके बाद में एनाफेज होता है, फिर उसके बाद में आपका आता है टेलोफेज। तो 3 1 2 4 सही है, इसका बी वाला आंसर है 3 1 2 4 यही सत्य है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पुरानी एवं परिपक्व पत्तियों एवं फलों के बिलगन को बढ़ावा देता है। तो कौन सा हार्मोन जो है पुरानी पत्तियों एवं फलों के बिलगन मतलब कि टूटने से फाल हो जाता है, गिर जाता है, अटाने से पत्तियां गिरने लगती हैं, फल चूने लगता है, तो किस के कारण होता है ये, तो ऑक्सिन्स के कारण होता है, ठीक है। ऑक्सिन्स ये तो सही है, ऑक्सिन जो है इसको बिलगन या अलगाव को बढ़ावा देता है, ये तो सही है। अगला है 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अस्थियां मानव हाथ में पाई जाती हैं। तो मानव हाथ में क्या पाई जाती हैं, तो ह्यूमरस है, टेम्पोरल नहीं है, ठीक है, रेडियस है, तो रेडियस पाया जाता है, ठीक है, और टीबिया नहीं है, ठीक है। तो 1 3 इसका सही है, ए वाला जो आंसर है ये सही है। 1 3 इसमें जो है वही पाया जाता है, बाकी नहीं पाया जाता। अगला संघ आर्थ्रोपोडा के जीवों के संदर्भ में निम्न कथनों में से क्या सही नहीं है। तो संघ आर्थ्रोपोडा के जीवों के संदर्भ में क्या सही नहीं है ये बताना है। तो इसमें हृदय लंबा एवं संकुचनशील होता है, ये भी सही है। इनमें पेशी तंत्र विकसित होता है, तो भी सही है। इनमें रक्त का परिसंचरण बंद रुधिर वाहिकाओं द्वारा होता है, तो नहीं, ओपन रुधिर वाहिकाओं द्वारा होता है, तो तीसरा वाला गलत हो गया इसमें, सी वाला 112 का सी आंसर जो है यही गड़बड़ है। बाकी इनमें बाह्य एवं आंतरिक दोनों निषेचन होता है, तो बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन दोनों होता है इसमें। अगला है कोशिकांग है और उसके कार्य है, बताना है क्या सही है, कोशिकांग के कार्य बताना है क्या ठीक है। तो कौन सा सही इसमें बताना है आपको। तो क्लोरोप्लास्ट कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, तो पहला सही है, क्लोरोप्लास्ट जो है प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, तो फूलों और पत्तियों को कलर प्रदान करता है, कलर देता है, फूल और पत्तियों को कलर प्रदान करता है, तो ये वाला गलत हो गया। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है भाई, तो ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस जो प्लास्टिसाइज होता है। ल्यूकोप्लास्ट हेल्प टू स्टोरिंग फूड, तो फूड स्टोर में सहायता करता है, ठीक है। तो ये इसमें दे दिया था, ये इसमें दे दिया था, ठीक है, अदल बदल दे दिया, तो केवल एक ही सही है, ए वाला पहला सही है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, क्रोमोप्लास्ट जब फूलों एवं फलों का रंग प्रदान करता है, और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है भोजन के संग्रहण में सहायता करता है, ये वाला सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो निम्नलिखित से कौन सा कोशिकांग जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका भित्ति है, राइबोसोम है, हरित लवक है, कोशिका द्रव्य है। तो हरित लवक किसी में नहीं पाया जाता, मतलब ये जो है जंतु में नहीं पाया जाता। तो 4 जहाँ जहाँ उसको काट दीजिए। कोशिका द्रव्य पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति भी नहीं पाई जाती, 2 जहाँ वहाँ काट दीजिए। तो 1 3 5 जो है जंतुओं में पाया जाता है। 114 का सी जो है यही सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन महिलाओं को द्वितीयक लैंगिक अंगों की वृद्धि या क्रियाओं को प्रेरक करता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन महिलाओं के द्वितीयक लैंगिक अंगों की वृद्धि तथा क्रियाओं के प्रेरण के लिए उत्तरदायी होता है। तो रिलैक्सिन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, एस्ट्रोजन होता है, सी से एस्ट्रोजन जो ऐसा है ऐसा करता है एस्ट्रोजन। अगला फ्लोयम, जब फल या फ्लोयम पादप उत्तक है कि संदर्भ में इनका विचार करना था। फ्लोयम जो है जल तथा लवण को पादप के भाग बनाना, नहीं भाई, फ्लोयम जो है जल नहीं ले जाता, यह नीचे से ऊपर की ओर एकल दिशा में कार्य करता है। 116 नंबर को बताना है कौन सही है।
तो ये दोनों दिशा में काम करता है, ऊपर नीचे दोनों दिशा में काम करता है, तो ये गलत हो गया। तो कोई सही नहीं, डी आंसर सही, कोई सही नहीं है इसमें। ठीक है, याद रखिएगा कि 16 नंबर का डी आंसर सही है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो फ्लोएम जो होता है वो जो है खाद्य पदार्थ लेके जाता है ऊपर नीचे। तो जो है जो फ्लोएम होता है वो दोनों दिशा में, ऊपर नीचे दोनों दिशा में गमन करता है, मगर जो जाइलम होता है केवल नीचे से ऊपर जाता है, बस जाइलम नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है, तो दोनों का सन गलत है इसमें। अगला, निम्नलिखित में से किस नीलहरी शैवाल के कारण लाल सागर का रंग जो है लाल दिखाई देता है? तो नास्टाक है, एनाबीना है, ऑसिलेटोरिया है, ट्राइकोडेस्मिया एरिथ्रियम है। तो कौन सा है? तो ये डी वाला है, ट्राइकोडेस्मिया एरिथ्रियम है। ठीक है, डी आंसर के कारण जो है लाल सागर का लाल रंग दिखाई देता है, नीलहरी शैवाल है वो। अगला है पित्त के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, तो पित्त में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता बोल रहा है। तो सही है, यह भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। कौन सा सही है बताना हमको। तो करता है, ठीक है। यह विटामिन तथा वसा के अवशोषण में सहायता करता है, तो ये भी सही है, डी आंसर सही है इसमें। विटामिन तथा वसा के अवशोषण में सहायता करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें 118 119 नंबर का, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सी यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषताएं हैं? तो यूकैरियोटिक विशेषता की जो सेल है उसकी विशेषता क्या होती है? तो पहला इसमें कि सुस्पष्ट एवं पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, सही बात है। एक से अधिक गुणसूत्र होता है, ये भी सही बात है। लैंगिक और लैंगिक जनन होता है, तो नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, तो ये तीसरा गलत हो गया। तो एक दो इसका सही है, ए आंसर सही है। ठीक है, याद रखिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन द सेल होता है इसमें। ठीक है, पहला सही है, एक दो सही है इसमें। अगला है वर्णदता के संदर्भ में निम्न कथन विचार करना है। तो आपको जो है कलर ब्लाइंडनेस के संबंध में बताना है क्या सही है। तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को लाल और एवं हरे रंग में भेद नहीं होता, लाल और हरे रंग में भेद नहीं होता, ये सही है। महिला इस रोग की वाहक होती है, तो ये भी बात सही है, दोनों ही कथन सही है, सी आंसर सही, दोनों ही कथन सही है। याद रखिएगा। कथन कारण वाला क्वेश्चन है कि कथन कह रहा है कछुए अंडे 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मादा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे नर के रूप में विकसित होता है। तो कछुए के अंडे 30 सेंटीग्रेड के ऊपर मादा और 25 सेंटीग्रेड के नीचे नर के रूप में विकसित होता है। कारण एक सरीसृप लिंग का निर्धारण ताप के प्रभाव में होता है। तो कौन सा कथन इसमें सही है, कौन सा कथन गलत है, बताना है। तो दोनों ही कथन सही है, इसका सही व्याख्या भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो दोनों ही कथन सही है, उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, इसका सी आंसर सही है। ठीक है, तो सरीसृपों के लिंग का निर्धारण जो होता है ताप के प्रभाव से होता है। ठीक है, तो कछुए के अंडे 30 डिग्री अगर सेंटीग्रेड के ऊपर है तो मादा, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे अगर विकसित हो रहा है तो वो जो है नर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, रुधिर सीरम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो रुधिर सीरम के बारे में बताना है क्या सही है। तो इसमें रुधिर कणिकाएं अनुपस्थित होती है, तो बात सही है। इसमें प्लाज्मा की तुलना में फाइब्रिनोजन प्रोटीन का अधिकता होती है इसमें, तो ये गलत है। ठीक है, 122वें नंबर का जो है दूसरा वाला गलत है, पहला सही है केवल, एक ही सत्य इसमें, ए वाला आंसर सही है इसका। इसमें प्लाज्मा की तुलना में जो है फाइब्रिनोजन प्रोटीन अधिकता नहीं, कम होता है इसमें। ठीक है, 123 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग है और पादप है, कौन सुमेलित नहीं है? तो वर्ग है और पादप है, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो थैलोफाइटा को क्लोरेला है, ठीक है, ब्रायोफाइटा स्फेगमन है, स्फेगनम, टेरिडोफाइटा में लाइकोपोडियम होता है, लाइकोपोडियम टेरिडोफाइटा होता है। जिम्नोस्पर्म जो होता है मार्केसिया होता है, तो ये गलत हो गया। जिम्नोस्पर्म जो है मार्केसिया नहीं होता। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म जो है द क्लास ऑफ प्लांट है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? तो एराउकेरिया कहते हैं। ठीक है, एराउकेरिया, ये मार्कोपेसिपिया नहीं है। ठीक है, गलत हो गया, डी वाला इसका गलत है, यही सुमेलित नहीं है। अगला है राइबोसोम के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। तो राइबोसोम के बारे में बताना क्या सही। तो यह एक झिल्ली रहित संरचना है। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण है, तो ये भी बात सही है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है, दोनों ही कथन सही है, सी वाला आंसर सही है इसका। अगला कथन और कारण वाला क्वेश्चन कह रहा है क्या सही है क्या गलत है। तो कथन है 125 नंबर का, अभिकथन है कि शाकाहारियों में आहार नाल की लंबाई मांसाहारियों की अपेक्षा अधिक होती है। तो ये बात सही है, शाकाहारियों में आहार नाल की लंबाई जो है मांसाहारियों की अपेक्षा अधिक होती है। कारण है कि शाकाहार के पाचन की प्रक्रिया लंबी होती है, तो ये बात सही है, शाकाहार के पाचन की प्रक्रिया जो होती है लंबी होती है, दोनों ही कथन सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है, ए आंसर सही है 125वें का। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। अगला है 126 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि महिलाओं द्वारा प्रयोग की जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के रसायन का प्रयोग होता है। तो किस प्रकार के रसायन का प्रयोग होता है इसमें? तो सल्फा एसिटामाइड एंड सल्फा ग्यूआइनिडीन, बारब्यूटिरिक अम्ल और बेलेरियन, नोरिथ्रिंडोम और मेस्ट्राडनोल, सी वाला सही है कि महिलाओं में जो गर्भ निरोधक गोलियां दी जाती हैं
तो नोरिथिनड्रोम और मेस्टानोल का यूज किया जाता है, सी आंसर सही है इसका। अगला, पादप में श्वसन क्रिया के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, क्या सही नहीं है। तो पादप में श्वसन क्रिया के बारे में बताना है, क्या सही नहीं है। तो 0 से 30 डिग्री टेम्परेचर पर ताप बढ़ने पर श्वसन दर में निरंतर वृद्धि होती है, ये बात सही है। 0 से 30 डिग्री तक ताप बढ़ता है तो उनकी श्वसन दर में निरंतर वृद्धि होती है पादपों में। ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होने पर श्वसन दर अप्रभावित रहती है, तो ये भी बात सही है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती है तो इनके श्वसन दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। CO2 में अगर कम होती है तब इनमें दिक्कत होती है। अगला है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर श्वसन दर में वृद्धि होती है। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होने पर श्वसन दर में वृद्धि होती है। जैसे मानव को होता है, ऑक्सीजन अगर मात्रा कम है वायुमंडल में तो हम तेज सांस लेंगे, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड अगर मात्रा कम है अगर वातावरण में तो जो पेड़ पौधे हैं ज़्यादा सांस लेंगे, ठीक है। गलत हो गया ये। अगला, प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन दर में बढ़ोतरी होती है, तो ये बात सही है। तो सी वाला इसका जो है सही नहीं है, यह पादपों के लिए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर श्वसन दर में वृद्धि नहीं होती, कमी होती है, सी वाला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का कार्य है। कौन सा प्रोटीन का कार्य, तो कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत, ये सही है। शरीर की सुरक्षा, हार्मोनल संश्लेषण, सभी कार्य है प्रोटीन के, डी सही। हार्मोन संश्लेषण, शरीर की सुरक्षा और कोशिकाओं की वृद्धि मरम्मत करना, ठीक है, सभी सही है। डी आंसर इसका सही है, सभी सत्य है इसमें। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा मेडुला ऑब्लिगेटा का कार्य है। तो मेडुला ऑब्लिगेटा का कार्य कौन सा है, 34 नंबर क्वेश्चन है। तो स्मरण की शक्ति का नियंत्रण नहीं है, दृष्टि एवं श्रवण शक्ति का नियंत्रण, ये ठीक है। और हृदय स्पंदन और रक्तचाप, ये भी नहीं है। श्वसन दर का नियंत्रण, ये भी ठीक है। तो 2 और 4 से सही है। नहीं, दृष्टि, ये भी गलत है, दृष्टि का नहीं है। 3 4 से सही है। हृदय स्पंदन और रक्तचाप का नियंत्रण करता है ये, और श्वसन तंत्र का नियंत्रण करता है। 3 4 से सही है, बी वाला, ठीक है। स्मरण शक्ति नहीं है और दृष्टि एवं श्रवण शक्ति भी इससे नियंत्रित नहीं होती है। इससे हृदय स्पंदन एवं रक्तचाप नियंत्रित होता है और श्वसन दर नियंत्रित होती है, बी से सही है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन व पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदलता है। तो इरेप्सिन है, माल्टेज है, सुक्रोज है, लाइपेज है। तो निम्नलिखित से कौन सा एंजाइम प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदलता है। तो इरेप्सिन होता है, ये सही है। इरेप्सिन ऐसा कार्य करता है, इरेप्सिन जो है ऐसा कार्य करता है। अगला है, कथन करने वाला है, तो अभिकथन कह रहा है, कारण है। तो अभिकथन है कि उदक में वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है। तो डायबिटीज इंसिपिड्यूस ऑप्टेन फील थ्रस्टी, तो मधुमेह जो होते हैं उनको प्यास लगती है, ठीक है। उदक में से ग्रसित व्यक्तियों में बेसोप्रेसिन का स्राव बढ़ जाता है। तो बेसोप्रेसिन का स्राव जो कम हो जाता है, बढ़ता नहीं। तो ये गलत हो गया, तो केवल एक सही है, आर गलत है। सी वाला आंसर चाहिए, केवल एक सही है, आर गलत है इसमें। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो उपयोग है सर, तो अक्रिय गैसों का उसका उपयोग कहाँ होता है। हीलियम का, आर्गन का, नियान का, रेडॉन का, किसका कहाँ पे यूज होता है बताना है, ठीक है। तो हीलियम का गोताखोरों द्वारा प्राणवायु के रूप में हो जाता है, सही बात है। आर्गन का विद्युत बल्ब में यूज होता है। नियॉन का विमान चालक को संकेत देने के लिए नियॉन का यूज होता है। रेडान जो है कैंसर के उपचार में यूज होता है, ठीक है। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3, सी आंसर जो है इसका सही है। 1 2 4 3 सी वाला आंसर जो है इसका सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए अनुपस्थित होता है। तो केंद्रक में, हरित लौक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्गी काय में। तो किस में जो होता है डीएनए अनुपस्थित होता है। तो गोल्गी काय में नहीं होता है, डी आंसर सही, गोल्गी काय में नहीं होता है। केंद्रक में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और हरित लौक में भी डीएनए मौजूद होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा तीनों, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लौक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों के लिए अनुदैर्ध्य लंबाई में वृद्धि को रोकता है। इनमें से कौन सा हार्मोन पौधों की अनुदैर्ध्य लंबाई में वृद्धि को रोकता है। तो लंबाई में वृद्धि को रोकने वाला जो हार्मोन होता है उसका क्या नाम है। तो एब्सिसिक अम्ल नहीं है, जिब्रेलिन्स नहीं है, ऑक्सिन नहीं है, एथिलीन है, डी एथिलीन जो है ऐसा करता है। 135 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है मंद गति से संपन्न होती है। तो बैगनी होता है कि नीला होता है, बताइए। बैगनी होगी, नीला होगा, तो बैगनी में होता है, डी आंसर सही। बैगनी में सबसे अधिक जो होता है लाल में होता है। अगला है, ईस्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। एक कोशिकीय क्लोरोफिल रहित मृत जीवी कवक है ईस्ट, इसका उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। तो दोनों ही कथन सही है इसमें कि एक कोशिकीय क्लोरोफिल रहित मृतोपजीवी कवक होता है ईस्ट, इसका प्रयोग शराब बनाने में, किण्वन में किया जाता है, ये बात सही है। दोनों कथन सही है, सी आंसर सही है। अगला 137 नंबर का, निम्नलिखित में से
किस पादप एवं जंतुओं के मध्य संयोजी कड़ी के रूप में कार्य करता है? कौन जो है पादप और जंतुओं के मध्य संयोजी के रूप में कार्य करता है? पादप और जंतुओं के बीच में संयोजी के रूप में काम करने वाला युगलिना होता है। सीन सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा। युगलिना जो है पादप एवं जंतुओं के मध्य संयोजी कड़ी के रूप में कार्य करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी 138 नंबर का है, कौन सी विशेषताएं कायिक प्रवर्धन के संदर्भ में सही है? तो वेजिटेटिव जो प्रोपगेशन होता है, कायिक प्रवर्धन के बारे में क्या जो है सही है बताना है। 138 नंबर क्वेश्चन है, क्या सत्य है इसमें? तो पहला है जनन की अलैंगिक प्रक्रिया है, ठीक है। फूलों एवं फलों की अति शीघ्र प्राप्ति होती है, जैसे कायिक प्रवर्धन मतलब होता है, अब देखिए होंगे कलमी आम करके कलमी बनाना, आमों को पेड़ पौधों को कलमी बनाना, ठीक है। कलमी आम और कलमी पेड़। संतति अपने जनक के समान होता है, तो ठीक है। अनुकूलन की क्षमता अधिक होती है, हाई अडॉप्टेबिलिटी नहीं होती, ये गलत है। 1, 2, 3 इसका सही आंसर है, सी वाला आंसर सही है। 138 में का जो सी आंसर सही है, ठीक है। कि जनन की अलैंगिक प्रक्रिया है, फूलों एवं पत्तियों की अति शीघ्र प्राप्ति होती है, संतति अपने जनक के समान होता है, अनुकूलन की क्षमता इसमें बहुत कम होती है। अगला सवाल है, उससे इसकी विशेषता है। सवाल और विशेषता दिया है, बताना कितने युग में सही है। सवाल और विशेषता के कितने युग में सही है, यही बताना है। तो पहला इसमें दिया है कि पहला दिया है माइक्रोसिस्टिस सबसे बड़ा सवाल है। माइक्रोसिस्टिस जो सबसे बड़ा सवाल है। क्लोरेला जो है अंतरिक्ष सवाल है, क्लोरेला अंतरिक्ष का सवाल है, ठीक है। क्रायोफाइट जो क्रायोफाइट है एल्गी, वो है सबसे छोटा एककोषीय सवाल है। तो क्रायोफाइटिक एल्गी R1 अब ग्रो इन, ये जो है बर्फ में जमता है। क्रायोफाइटिक जो है बर्फ में जमता है, ये गलत हो गया। साइनोबैक्टीरिया नील हरित सवाल है, ये भी सही है। साइनोबैक्टीरिया तो 1, 2 और 4 सत्य है, तीसरा वाला गलत है। तो केवल 3 सही सुमेलित है इसमें, सी वाला जो उत्तर इसका सही है। 140 है, निम्नलिखित में से किसे फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं? फूल खिलाने वाला हार्मोन का क्या नाम है भाई? तो जिब्रेलिन्स नहीं है, फ्लोरिजिन्स है, ठीक है। बी से सही है, फ्लोरिजिन्स है, फूल खिलाता है। 141 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से राज्य अपनी विधानसभा में अनुवादी प्रणाली स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो अनुवादी प्रणाली जो है लागू करने वाला देश का पहला राज्य केरल बन गया है। कि पंजाब है, मेघालय, उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश बनाया, सी आंसर चाहिए। उत्तर प्रदेश बनाया, 140 का सी आंसर चाहिए। उत्तर प्रदेश बनाया, जिसमें आपको अवधी, ब्रजी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, ये सब चीज़ें जो है इंग्लिश, ये सब चीज़ें आएंगी इसमें। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान प्राप्त हुआ, सी आंसर चाहिए। उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में 2025 में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में सुर्खियों में रहा बिठूर महोत्सव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। बिठूर महोत्सव के बारे में बताना है क्या सही है। इसका आयोजन द्विवार्षिक आधार पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो बिठूर फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज कानपुर में होता है, ठीक है। 29 मार्च 2025 में। फेस्टिवल ऑर्गेनाइज एवरी ईयर, द्विवार्षिक नहीं एवरी ईयर होता है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, यह उत्तर प्रदेश के और महाराष्ट्र की साझा संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत पर आधारित है। तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की साझा सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत पर आधारित है, ये बात सही है, बी से सही है। तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की साझा सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत पर आधारित है, ठीक है, दूसरा सही है। अगला, भारत का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो भारत का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क उत्तर प्रदेश के किस में है भाई? तो कानपुर में अवस्थित। भारत का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क उत्तर प्रदेश के कानपुर में अवस्थित है, बी उत्तर सही है इसका। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे आग्नेय स्मृति सम्मान 2025 दिया गया है? तो आग्नेय स्मृति सम्मान जो है 2025 किसको दिया गया? तो उदय प्रकाश को दिया गया, ए से सही, उदय प्रकाश को दिया गया है, ए वाला आंसर इसका सही है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के बारे में बताना है कौन सा कथन जो है इसमें सही है। तो पहला, इस बैंक की स्थापना 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय के माध्यम से की गई है, तो ये बात सही है। दूसरा, इसका नवगठित बैंक मुख्यालय लखनऊ में बनाया जाएगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के संदर्भ में बताना, इसमें 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय करने के माध्यम से इसको बनाया गया है, तो पहला सही है इसमें। दूसरा, कि इसका जो है बैंक का मुख्यालय लखनऊ में होगा, तो भी सही है। इसका संचालन पंजाब नेशनल बैंक के प्रयोजन से किया जा रहा है, तो इसका जो है तो बैंक ऑफ बड़ौदा करेगा इसका, बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से चलाया जाएगा, तो ये गलत हो गया। 1, 2 इसका सही है, ए वाला आंसर इसका सही है। अगला, मॉडल गांव अभियान शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस जनपद में हुई है? तो मॉडल गांव की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में शुरू हुई है, बी से सही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मॉडल गांव अभियान की शुरुआत हुई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ किया गया राइज एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो राइज एप्लीकेशन किससे संबंधित है? तो टीकाकरण से संबंधित है, सी से सही है। शिक्षा से नहीं है, स्टार्टअप से नहीं है, कानून व्यवस्था से नहीं है। तो राइज
राइज एप्लीकेशन जो है टीकाकरण से संबंधित है, याद रखिएगा, वैक्सीनेशन से, सी आंसर सही है। 149 कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य स्मार्ट सिटी मिशन कार्यावधि को निम्नलिखित में से किस वर्ष तक विस्तारित कर दिया गया है? तो किस वर्ष तक विस्तारित किया गया इसको? 2027-28 तक, सी आंसर सही है। 2027-28 तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य स्मार्ट सिटी मिशन को बढ़ा दिया गया है। 150 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस जनपद में आयोजित होने वाला नेजा मेला प्रतिबंधित लगा दिया? तो नेजा मेला पे प्रतिबंधित लगा दिया गया है संभल में। तो नेजा मेला संभल में लगता था, उसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका 150 क्वेश्चन हो गया है। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।